हाँ जी। स्क्रीन शेयर है प्रॉपरली। करें स्टार्ट। चलिए। आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आज एडवांस्ड अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सीए फाउंडेशन सबका बहुत अच्छे मार्क्स से हो गया। अब टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। और वो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से समझेंगे, फिर मैं इसके नोट्स भी लिखवाऊंगा और इसको बताऊंगा भी। जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे है। आपको नोट्स मैंने अभी बुक के पीडीएफ शेयर कर दी थी आज मॉर्निंग में, ग्रुप में आपने देख ली होगी। तो वो साथ में अपना करने हैं क्वेश्चंस और निकालने भी। और जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आईसीआई ने दिए हुए हैं माधव, वो भी हम डाउनलोड कर लेंगे, साथ साथ वो क्वेश्चंस भी करेंगे। वही तरीका रहेगा सेम फाउंडेशन वाला। पहले हम बुक करते हैं सारी आईसीआई वाली, साथ में हम क्या करते हैं अपनी जो हम बुक देते हैं पूरी की पूरी वो, साथ में आरटीपी और एमटीपी। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा मेरी किसी क्लास में भी। करें स्टार्ट। चलिए। एनीवन कोई बता सकता है कि क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कोई भी गेस करो कैश फ्लो क्या होता है। क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? वो तो कैश अकाउंट भी बता देता है, वो तो कैश अकाउंट भी आपके सामने रखता है। इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए देखो, कैश फ्लो में क्या होता है, कैश अकाउंट में क्या होता है, एक साइड रिसिप्ट्स और एक साइड पेमेंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तो हमें किससे पता लग जाती है? कैश अकाउंट से भी। कैश फ्लो क्यों बनता है? ऐसा क्यों मैंडेटरी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको कोई लोन नहीं मिलेगा जब तक आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट सबमिट नहीं होगी एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या रीजन है उसके पीछे? कोई रीजन तो होगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही कह रहा है, प्रॉफिट मैच नहीं होता, कहीं बता। किस टाइप से घुस जाता है, एक्सप्लेन कर। सही, मैंने फाउंडेशन में बताया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा बता, एक्सप्लेन कर। ठीक है। ठीक है। ठीक, बिल्कुल सही बताया, पर थोड़ा थोड़ा बताया इसको, थोड़ा थोड़ा भूल गया ये। चलो हम पूरा बताते हैं। देखो होता क्या है, अगर रिसिप्टेंट पेमेंट्स देखनी है तो मैं कैश से बना लूंगा। सबको पता है मेरे को अपनी बुक में बिजनेस में, और पिछले साल का कैश इस साल से कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। बट कैश फ्लो एक बहुत बड़ा मैंडेटरी नीड है। इतनी बड़ी मैंडेटरी नीड है बच्चों कि इसके बिना कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता। जबकि पीएनएल देख लेता है वो आपका, ट्रेडिंग देख लेगा, आपका बैलेंस शीट देख लेगा, आप उसके सामने एक्स वाई जेड कोई सा भी डॉक्यूमेंट ले जाओ, वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट वो कहेगा लास्ट में आके बिजनेस, जो भी बैंक मैनेजर होंगे वो ये कहेंगे AS3 सर फुलफिल नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं सबमिट करोगे, कैश फ्लो नहीं सबमिट करोगे। और कहते हैं AS3 के बिना बैंकिंग नॉर्म्स में आपको लोन मिलने की कोई परमिशन नहीं है। और इवन फॉर दैट कहीं भी चले जाओगे, बिना कैश फ्लो के आपको कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करने देगा। इवन इनकम टैक्स भी नहीं करने देता। इसका बहुत बड़ा रीजन है बच्चों, बहुत बड़ा वास्ट रीजन है। देखो होता क्या है, बिजनेस की एक पिक्चर है जो बैलेंस शीट दिखा रही है और ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। अब उस पिक्चर में ना बहुत बड़ा लोचा है। अभी आपने एक नाम सुना होगा, एक कंपनी थी आपके सामने, फिजिक्स वाला, उसने अपना आईपीओ निकाला था। एक कंपनी थी लेंस कार्ट, उसने भी अपना अभी क्या निकाला था, आईपीओ निकाला था। महीना 2 महीने 3 महीने पहले की बातें हैं ये। आजकल तो आईपीओ आ ही कम रहे हैं, बिकॉज ऑफ ईरान की वजह से, जो भी चल रहा है वहां पर वॉर की वजह से। और अब हो क्या रहा है, तुम खुद सोच के देखो, उसके बावजूद भी उस कंपनी को लेंस कार्ट और आईपीओ आने के बावजूद भी ना वो बूम नहीं मिला जितना वो चाहते थे। इवन फॉर दैट लेंस कार्ट का तो क्या हुआ, शेयर प्राइस जितने का लिस्टेड किया था उससे भी नीचे गया जिस दिन फर्स्ट डे खुला। उसका बहुत बड़ा रीजन था, ये नहीं कि उसके फाइनेंशियल कमजोर थे, उसने फाइनेंशियल तो बहुत अच्छे, हर कोई बनाना चाहता है और बना लेता है। बट कैश फ्लो बहुत कुछ जुबानी कहता है बच्चों। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में लास्ट टाइम मेरे पास कैश था 2 लाख, एसेट्स थी मेरे पास 10 लाख, ठीक है, कैपिटल थी मेरे पास फॉर एग्जांपल 12 लाख। मैं चल रहा था ठीक ठाक, राइट। अब मुझे लगा नहीं यार, प्रॉफिट बनाना है 5-7 लाख का दिखाने के लिए। बट प्रॉफिट मार्केट में आ नहीं रहा। हर कंपनी के साथ यही सबसे बड़ा हर्डल होता है कि प्रॉफिट दिखाना हर कोई चाहता है, क्योंकि उसको शेयर मार्केट से पैसा तभी मिलता है या लोन तभी मिलता है। तभी मैंने कहा सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कैश फ्लो की क्या है, लोन चाहिए। जब क्या चाहिए, लोन चाहिए। और सबसे बड़ा बिजनेस का रूप होल ही वही है कि बिजनेस तब तक ये दिखता ही नहीं कि ये सही खड़ा है या झूठ पे खड़ा है। बिजनेस तभी पता लगता है कि ये रियलिटी पे खड़ा है जब वो कैश फ्लो सही प्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये क्या करते हैं, बड़ी गेम खेलते हैं सब लोग। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का माल लिया, आजकल देख ही लियो तुम, ऑनलाइन शॉपिंग वाले क्या करते हैं, 10 लाख का माल 12 लाख में ना बेच के 9 लाख में बेच देते हैं, ताकि
और फटाफट सेल्स दिखे। फिर ऐसी 1 करोड़ का माल लेके 95 में बेच देंगे। फिर 4 करोड़ का माल लेके आशीष कितने में बेच देंगे? 3 करोड़ 90 लाख में बेच देंगे, जान के 10-10 लाख के लॉस पे। और मार्केट में जो कॉस्ट पड़ रही होती है उससे भी क्या कर चले जाते हैं, कम चले जाते हैं। पर इनका टारगेट होता है मन में कुछ, क्या टारगेट होता है कि अगर ये हम ज्यादा सेल कर लेंगे तो टर्नओवर ज्यादा दिखेंगे, और टर्नओवर ज्यादा दिखेंगे तो हमारे फाइनेंशियल्स क्या दिखेंगे, स्ट्रांग दिखेंगे। हमारी टर्नओवर फॉर एग्जांपल मेरी 1,000 करोड़ है, तो मैं बड़े आराम से दिखाऊंगा मेरी कंपनी की सेल्स कितने की है, 1,000 करोड़। अब मैंने उसमें परचेज कितने की रखी है, 1,050 करोड़ की। मैं जानबूझकर उसमें क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, तो वहां से फाइनेंशियल तो ठीक कर ही लूंगा, और 100-200 करोड़ रुपए का क्या दिखा दूंगा, प्रॉफिट भी दिखा दूंगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे हाथ में है। क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यूएशन बढ़ाना कोई किसी की बड़ी बात नहीं है। आप समझ चुके हो, ये मैं फाइनल अकाउंट से पूरा पढ़ा के आ चुका हूँ। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना इनके अपने हाथ में होता है। ये लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते जाते हैं, परचेज ज्यादा करते रहते हैं, बिका नहीं है तो उसका कोई सबूत थोड़ी है किसी के पास। वो तो जब इनका स्टॉक ऑडिट होगा, जब छापे लगेंगे तभी तो पता लगेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1,200 करोड़ का खरीद के ला रहा हूँ तो परचेजेस मेरे पास कितने की होगी, 1,200 करोड़ की। सेल्स मैंने कर दी 1,000 करोड़ की, और मैं कह दूं कि 1,200 करोड़ में, जबकि मैं 1,100 करोड़ का माल बेच चुका हूँ। पर बेची कितने में है, 1,000 करोड़ में। पर मैं 100 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक ना दिखाकर कितने का क्लोजिंग स्टॉक दिखा सकता हूँ, 200 करोड़ का। इस मार्केट में बहुत तगड़ा चल रहा है इस टाइम पे। पूरे वर्ल्ड को इस बातों को समझ में आ गया बच्चों। जब वर्ल्ड बढ़ता है ना, तब दिमाग भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप खुद सोच के देखो ना, 1,000 करोड़ रुपए का फॉर एग्जाम्पल 1,200 करोड़ का आपने परचेज किया, सेल्स में लिखे कितने, 1,000 करोड़, और 1,100 करोड़ का माल कितने में बेचा है, 1,000 करोड़ में, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखा दिया ऑलरेडी, 200-250 करोड़ का, और प्रॉफिट भी दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, प्रॉफिट भी 50 करोड़ का। और जबकि बड़ा माल 100 करोड़ का ही है, दिखा दिया कितने का, 250 करोड़ का। क्यों, वो इनके अपने हाथ में होता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन है, स्टॉक वैल्यूशन है। आप जानते हैं सीएसबी होते हैं साथ में, सब लोग मिले होते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा चलता है। फाइनेंशियल्स को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब ये बात आती है, सबसे बड़ी असलियत कौन दिखाता है, वो कैश फ्लो दिखाता है। कैसे दिखाएगा, कैश फ्लो क्या दिखाएगा, आपके बिजनेस से कितना आया, वो ये क्लियर पिक्चर दिखाएगा। ऑपरेटिंग में 3 एक्टिविटीज बोली जाती है। आपके इन्वेस्टिंग से, इन्वेस्टमेंट से कितना आया, वो क्या है, इन्वेस्टिंग से दिखाएगा। फाइनेंस वालों से आपने कितना कमाया, वो कितने किससे दिखाएगा, फाइनेंसिंग से। अब कई कंपनीज क्या करती है, ऑपरेटिंग में लॉस में होती हैं, इन्वेस्टिंग से बाहर से कहीं शेयर मार्केट से लगा लिए, कोई 100 करोड़ 50 करोड़ कहीं से कमा लिए, उसको भी प्रॉफिट को किस में ले जाती हैं, अपने बिजनेस के अंदर ले जाती हैं। जैसे लेंसकार्ट ने किया था अभी पीछे, इन्वेस्टिंग से कमा के लेंसकार्ट का प्रॉफिट बढ़ा रखा था, तभी उसका आईपीओ पीछे गया। तो इन्वेस्टिंग से कमा लिया, और इन्वेस्टिंग से जब कमाया तो प्रॉफिट्स तो आ गए, कैश तो आ गया। कैश आने की वजह से ये दिख गया कि प्रॉफिट्स आ गए हैं, अपने आप प्रॉफिट्स को फुलफिल कर लिया। बट ऑपरेटिंग से वो माइनस में है। क्यों ऑपरेटिंग से माइनस में, अगर वो 1,000 का चश्मा बेच रहे हैं लेंस कार्ट का, तो उनको 1,100 का पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में उतने ही का चश्मा कितने में बेच देते हैं, शॉपकीपर्स 1,000 में बेच देते हैं। और लोग ज्यादातर स्पेक्स किससे बनवाते हैं, आप देख सकते हैं किससे बनवाते हैं, शॉपकीपर से। बाकी सब चीजें ऑनलाइन आ रही है, पर लेंस कार्ट नाम का कंपनी नहीं चल पाई। इसी वजह से नहीं चल पाई कि अगर स्पेक्स किसी को लेना है तो वो कहाँ जाता है, सीधा शोरूम पे। टाइटन चल गया, क्योंकि टाइटन के शोरूम पे चला जाएगा जिसको 8,000 का चश्मा लेना है। बट जिसको 1,000 रुपये वाला लेना है ना, वो किस पे जाता है, शॉपकीपर पे चला जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर ऑनलाइन मंगवाऊंगा और नंबर ठीक ना आया, कुछ ना आया, फिर मैं वापस करूंगा, फिर आएगा, और चश्मा जब टूटता है तो अगले दिन ही चाहिए होता है। 4 दिन की वेट किसी से होती नहीं है। लेंस कार्ट ने स्टोर खोलने की भी सोची, पर वो बात बननी नहीं है, क्योंकि एक बार जब प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चली जाती है तो प्रॉब्लम आती है। अब यही चीज इसमें है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मान लीजिए कैश फ्लो में क्या होता है, अब खुद सोच के देखना, ये बहुत बड़ी चीज है जो अब समझाने जा रहा हूं। देखो, एसेट्स कितने की थी, 10 लाख की। कितने की एसेट्स थी, 10 लाख की। आपके पास कैश कितने का था, देखो, 2 लाख का। अब मैंने 10 लाख का गुड्स खरीद लिया, और कितने में बेच दिया, 12 लाख में। कुछ नहीं घुसाया, कोई स्टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कितने का कैश बढ़ जाएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, 10 लाख का गुड्स बेच दिया, कितने में बढ़ जाएगा, 2 लाख का। बात समझ में आ रही है। और इधर प्रॉफिट भी कितने का आ जाएगा, 2 लाख का। अब यहां पर कैपिटल कितने की थी, 12 लाख की। टोटल कितना हो गया, यहां भी कितना हो गया, 4 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 14 लाख। अब समझते जाना ये पूरा केस कैसे चलता है। अब कैश फ्लो बनता क्या, अब ये देखो, इधर आओ। अब फिर वही केस चलता हूं। एसेट्स कितने की थी, 10 लाख की। कैश कितने का पड़ा था, 2 लाख का। अब 10 लाख की गुड्स खरीद रहा हूं, बेच कितने में रहा हूं, 12 में। पर 1 लाख वाले डेटर का फोन आ गया, कहता है सर अभी रुक के दूंगा पेमेंट। बिजनेस है बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ कह सकता हूं उनको, कह सकता नहीं है। अगर ज्यादा कुछ कहूंगा अगले मुझसे माल नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। मार्केट मेरे हिसाब से चलती नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है, मेरे हिसाब से कभी चलेगी नहीं। मार्केट अपने नियमों पे चलती है। अब 10 लाख का माल खरीदा था,
11 में बिका ना, वैसे तो 12 में बिका, पर पैसे तो कितने आए? 11 ही। तो कैश कितने से बढ़ा? एक से। डेटर कितने से क्रिएट हो गए? 1 लाख से। अब ये कितना आ गया? 3 लाख। कैपिटल कितने की है? 12 लाख की। और अब प्रॉफिट कितने का है? 2 लाख। अब प्रॉफिट और कैश क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं, पहले तो प्रॉफिट और कैश क्या आ रहे थे? इक्वल आ रहे थे। अब नहीं आ रहे ना इक्वल। एक्चुअल में बिजनेस में कैश और प्रॉफिट बच्चों इक्वल होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बिजनेस में हमेशा कैश और प्रॉफिट क्या होता है? इक्वल होता है। अब वो जब इक्वल होता है, पर वो दिखाया कभी नहीं जाता बैलेंस शीट में, वो कभी तो डेटर में घुस जाता है। लाख रुपए अब यहां कम आए तो वो डेटर बढ़ गया। अब जैसे ही डेटर बढ़ गया तो कैश कम हो गया, डेटर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हो सकता है आपने क्रेडिटर के पैसे उतार दियो तो भी कैश कम हो जाएगा। किसके पैसे उतर जाएंगे? क्रेडिटर्स के उतर जाएंगे। हो सकता है आपने स्टॉक बचा लिया हो तो भी क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। आपके पास कैश उतना बढ़ेगा नहीं। देखो अभी वो भी करके दिखाता हूँ, 3 4 केसेस समझना, ताकि थोड़ा 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 दिमाग में आएगा, फिर जाके एकदम दिमाग में जाएगा। ये कंसेप्ट एक बार चला गया, पूरा चैप्टर चला गया, समझ लो मेरे आधे घंटे के बाद कुछ भी नहीं है। मैं 4 दिन बस तुम्हें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा कोई लॉजिक नहीं रहेगी। एक बार चैप्टर को दिमाग में घुसा दो, बस ऐसा कैश फ्लो कि दोबारा सुनने की जरूरत ही ना पड़े। देखो, एसेट्स है कितने की? 10 लाख की। अब कैश कितने का था? 2 लाख का। आशीष थोड़ा सा दिमाग जोर डालियो। अब मेरा चीज जो बिक्री है, 1 सेकंड बच्चों, ये आज। हाँ जी। अब एसेट्स कितने की थी? 10 की। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। कैश कितने का था? 2 का। 10 का माल खरीद के लाया, ठीक है, 11 में बेचा है, पर 9 वाला 11 में बेचा है। दोबारा बोल रहा हूं, 10 का माल खरीद के लाया हूं, 11 में बेचा है, पर कितने वाला बेचा है? 9 वाला 11 में। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने से क्रिएट होगा? 2 लाख से। अब ध्यान से सोचते हैं ना, कैपिटल कितने से क्रिएट होगी? 12 से ही है। अब यहां पर 10 का माल खरीद के लाया हूं, तो पेमेंट कितने की गई है? 10। आए कितने हैं? 11। तो इसका मतलब कितने का? 1। पर 9 वाला बेचा है ना, तो 1 लाख का क्या क्रिएट हो गया? स्टॉक। तो अब भी क्या हो रहा है? अब क्या ये प्रॉफिट के इस प्रॉफिट के इक्वल है? क्या ये कैश इस प्रॉफिट के इक्वल है? नहीं है ना। तो कहां पैसा घुस गया? स्टॉक में। तो इसीलिए जब कैश फ्लो बनाते थे, तुम्हें +2 में याद होगा, सबको कैश फ्लो पढ़ा होगा, कि इंक्रीज इन डेटर क्या करते हैं? प्रॉफिट में से माइनस, ताकि वो कैश से मिल जाए। अब अगर इस 2 लाख में से मैं जो डेटर में बढ़ते हैं वो माइनस कर दूंगा, तो वो किससे मिल जाएगा? कैश से मिल जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक क्या करते थे? माइनस। अब अगर इसी स्टॉक का जो बड़ा है वो क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो वो 1 लाख के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ रहा लॉजिक मेरी बात का समझ में? इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन डेटर प्लस कर देते थे। डिक्रीज इन डेटर क्या करते थे? प्लस, क्योंकि वो कैश की पेमेंट क्या हो जाती थी? आ जाती थी। कैश की पेमेंट क्या हो जाती थी? आ जाती थी। आ रही है बात समझ में मेरी? मेरी स्टोरी पूरी की पूरी समझ में आ रही है? जब आ जाएगी, अब इसी को दोबारा और करके दिखाता हूँ। देखो बहुत सारी चीजें अभी बातें करता जाता हूँ, इसकी समझा दूंगा पूरा का पूरा। अभी ये एसेट्स हैं कितने की? 10 लाख की। अब डेटर पड़े हैं 4 लाख के, ठीक है। इधर कैपिटल पड़ी है कितने की? 14 लाख की। और कुछ नहीं है। अब 10 लाख का माल 12 लाख में बेचा, प्रॉफिट कितने का आएगा? 2 लाख का। प्रॉफिट कितने का आएगा? 2 लाख का। अब इधर कैश कितने का बढ़ेगा? 2 लाख का। कितने का बढ़ेगा? 2 लाख। पर डेटर इंक्रीज डिक्रीज हो गए, 3 लाख रह गए। 1 लाख और देंगे। तो अब ये कितना हो गया कैश? 3। प्रॉफिट कितना हो गया? 3 2।
तो अब इस दो को अगर उससे मिलाना है तो क्या करूंगा, तभी कैश से मिलेगा कि डिक्रीज इन डेटर को क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तभी वो कैश से क्या हो जाएगा, मिल जाए। मतलब एक चीज समझ के चलना, कैश और प्रॉफिट ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो चेक किससे होता है, कैश फ्लो से। आप प्रॉफिट का सिरा पकड़ते हो बैंक रिकंसिलिएशन की तरह, जो कैश में नहीं हुआ हुआ वो प्लस माइनस करते चले जाते हो, आपके पास कैश निकल आता है। समझ रहे हो, ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं यहां पर, कैश कितने का, 4 लाख, प्रॉफिट खड़ा है 2 लाख। अब जो उसमें नहीं हुआ, अगर उसमें प्लस नहीं हुआ तो प्लस कर दूंगा, उसमें नहीं माइनस नहीं हुआ तो माइनस, ताकि वो मेरे बराबर 4 लाख के आ जाए। इसी को बोलते हैं बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है, इट्स अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो किसको मिलाती है, कैश और प्रॉफिट को मिलाती है। जो सिर्फ किसको मिलवा रही है, कैश और प्रॉफिट को मिलवाने का काम कर रही है। और कुछ भी नहीं है कैश फ्लो पूरे बिजनेस के अंदर, कैश और प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल होता है। हिमांशु सोच के देख, फॉर एग्जाम्पल तू सोच, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन है वर्ड, पी एंड एल से घट गया, टैक्स तो पेड नहीं किया। कैश कह रहा है 10 लाख, पी एंड एल वाला कह रहा है 4 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब 6 लाख उसने प्रोविजन के क्या कर रखे हैं, काट रखे हैं। तो फिर क्या कर देगा, 6 लाख क्या कर देगा। अरे ये बात समझ में, मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो 6 लाख क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब ऐसे ही प्रोविजन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन घट गया, कैश तो जाता नहीं किसी को, एसेट ही कम होती है उधर से। देखो ना डेप्रिसिएशन में होता क्या है, ये एसेट दी हुई है कितने की, यहां पर प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 4 लाख, 2 लाख डेप्रिसिएशन लगा दिया तो प्रॉफिट कितने का रह गया। अब कैश तो उतने से ही खड़ा है, यहाँ से 2 लाख कम हो गए, ये कितने का रह गया 8, ये 4 का 4 ही खड़ा है। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट में 2 लाख जोड़ूंगा, ताकि वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब रिजर्व ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट कम हो गया तो दोबारा से क्या कर लो, प्लस कर लो। समझ में आ रहा है, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट्स अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और कैश और प्रॉफिट ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आ रहा है लॉजिक समझ में। और इसीलिए कैश फ्लो बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें जानना पड़ता है, हम ये जानना चाहते हैं भाई, बिजनेस में कैश से प्रॉफिट से आया, ऑपरेटिंग से पैसा आया, इन्वेस्टिंग से कमा के आया, या फाइनेंसिंग से आया, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि कैश और प्रॉफिट इक्वल है भी या नहीं है, पता लगे कोई गफला करके कैश बढ़ा रखा हो, जो बिजनेस में भी ना डाला हो, सिर्फ कैश जाके दिखा दिखा हो, ताकि आपका कैश क्या दिखता रहे, ज्यादा दिखता रहे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिना बच्चों कोई बैंक, कोई एसोसिएशन, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैली नहीं करता कुछ भी। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है बात। वो सारी चीज किससे मैच होती है आपके पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो ये बताता है कि प्रॉफिट और कैश ऑलवेज क्या है, इक्वल है। और वो सिर्फ अगर आपको अनइक्वल दिखते हैं, उसी प्रॉफिट का सिरा पकड़ते हैं और कैश से मिला देते हैं। अगर हम कैश का सिरा पकड़ लेना तो भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बस उल्टा करते चले जाएंगे। कैश का सिरा पकड़ लेंगे तब भी क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। इट्स अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं क्या कहूंगा, इट्स अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जो क्या मैच करता है, कैश और प्रॉफिट को क्या कर देता है, मैच कर देता है। और ये बनाना इसलिए जरूरी है कि हमें ये बताता है कि कितना इनफ्लोज हो रहे हैं कैश के, और कितने क्या हो रहे हैं, आउटफ्लोज हो रहे हैं। हमें ये तो बताएगा ना ऑपरेटिंग से कितना आ गया, इन्वेस्टिंग, और इसलिए 3 एक्टिविटीज में इसको बांट भी दिया। और लोगों ने क्या बना दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक फॉर्मेट के जरिए रख लिया। फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट तो है ही नहीं इसका। अगर मैं अभी फॉर्मेट लिखेंगे हम साथ साथ, तुम लिखना समझना फिर बताना, हम सारी चीज को समझते जाएंगे, फिर क्वेश्चन समझना। करें स्टार्ट, चलो लिखते हैं फॉर्मेट। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही बनाना। ये शेयर भी कर दूंगा फाइल आज।
लिखिए सबसे पहले, कहता है कैश फ्लो होता क्या है? स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश। कौन कौन से फ्लो ऑफ कैश है? इनफ्लो और आउटफ्लो। और एक प्रोवाइड सिस्टमेटिक मैनर में हमें बता देता है कि किस किस एक्टिविटी से कितना कितना पैसा आ रहा है। तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चले आगे, आगे बढ़ो। अब सबसे कोर एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग। अब अगर किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगी? हर एक की अलग अलग है। मैं बैंक चलाता हूं तो मेरी बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? एफडी का डिपॉजिट लेना और लोन देना, रेकरिंग का डिपॉजिट लेना और क्या देना? लोन देना। बट अगर मैन्युफैक्चरर है, अब उसका कोर एक्टिविटीज क्या है? मान लो फर्नीचर बनाता है तो फर्नीचर का प्रोडक्ट बनाना और बेचना। बट अब वो कपड़े वाले से पैसा बीच में डाल दे, कैसे पता लगेगा? समझ रहे हो? वो ऑपरेटिंग से पता लगेगा। कैश फ्लो बताएगा कि आपका बिजनेस की ये कोर एक्टिविटी थी, आपकी वो इन्वेस्टिंग अदर बिजनेस की एक्टिविटी आपने इसमें घुसा दी। मेरी बात समझ रहे हो क्या करते हैं लोग? फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट चल रही है लेंस कार्ट की, कोई सी भी चश्मे बेचने की। एक यूनिट है लेंस कार्ट की इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा लेंस कार्ट उसमें ले जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्रॉफिट्स तो बढ़ जाएंगे, सेल्स भी बढ़ जाएंगी, कहानी गड़बड़ हो जाएगी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। बट कैश फ्लो बताएगा भाई इसके कैश टोटल सेल से पैसा कितना आया है। मतलब इसको कोर एक्टिविटीज से पैसा, ऑपरेटिंग में सिर्फ वही लेना जो उसकी कोर एक्टिविटीज है। इसमें आपने जो प्लस टू में पढ़ा है सिर्फ दो ही फॉर्मेट पढ़े हैं। वैसे फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड खत्म कर दिया हुआ है। बट जब डायरेक्ट मेथड होता था तो वो ये बताता होता था कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर और कैश पेड टू सप्लायर। मतलब जो किससे आ रहा है? जो आपके कस्टमर से आ रहा है और जो आपके सप्लायर से जा रहा है। मतलब अदर एक्टिविटी का कोई रोल ही नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं निकलेगा। वो किससे निकलता था? डायरेक्ट मेथड होता था, सारे कस्टमर्स का पैसा जितना आया और जितना सारे कस्टमर्स को सप्लायर्स को क्या किया हमने, पेमेंट करी। मतलब कोर एक्टिविटी कहता है जो कोर एक्टिविटी है आपकी, जो काम आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी कोचिंग का, आपके पास स्कॉलर एजुकेशन का कैश फ्लो बनेगा तो वो सिर्फ क्या होगा? कोचिंग में बीच में डाल सकता हूं। अब मैं डाल दूं कोई प्रोडक्ट बीच में बेचा और उसी को सेल मान लूं, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा रेवेन्यू तो दिख जाएगा और प्रॉफिट भी दिख जाएगा, बट वो बेचा हुआ सामान थोड़ी कोई क्या बन जाएगा? आपके पास कोर एक्टिविटी बनेगा। वो तो क्या बनेगा? वो तो इन्वेस्टिंग से आया पैसा है या वो फाइनेंसिंग से आया पैसा है, तो उसको अलग करूंगा। हिमांशु बात समझ में आई? क्लियर हुआ? लिखो इस बात को कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा? कोर एक्टिविटीज आएगी। लिख लिया साथ में? चलें आगे? लिख लिया आपने भी? अब कुछ हिंट्स लिए मैंने इसीलिए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द बैंक। अब मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द बैंक, मैं अपने हिसाब से बात करूं तो, बैंक के हिसाब से बात करूं तो वो क्या होगा? ऑपरेटिंग। पर मेरे हिसाब से क्या होगा? इन्वेस्टिंग। तो ये आपको बिजनेस में चेक करना पड़ेगा कौन सा बिजनेस है आपका। अगर बैंक को लेके चल रहा हूं तो क्या है? अभी ऊपर बैंक का एग्जांपल लिया तो ये सारे एग्जांपल तीनों नोट करो, ये क्या आएंगे? रेंट ऑफ प्रेमिसेस, ऑपरेटिंग। और साथ में स्टाफ सैलरीज, ऑपरेटिंग।
ये आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि जो जो चीजें ऑपरेटिंग है। अब मान लो आप पहले ऊपर क्वेश्चन में पढ़ोगे कि उसका बिजनेस क्या है, अगर रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है और नीचे लिखा हुआ है वो टेक्सटाइल बेच के कुछ पैसा कमा रहा है, तो वो उसका ऑपरेशन में आएगा? नहीं आएगा। तो उस पैसे को बाहर कर दोगे, उसको लिखोगे भी नहीं, क्योंकि वो पैसा बिजनेस की इनकम नहीं है। वो उसके प्रॉफिट्स में से ही कम करके लाओगे, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा नहीं है। मैच ही नहीं करेगा कभी भी। फॉर एग्जाम्पल हिमांशु मेरा 4 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ, और जिसमें 4 लाख के प्रॉफिट में मेरी सेल में 1 लाख रुपए टेक्सटाइल से आए हैं, जबकि मेरा काम रेडीमेड गारमेंट्स का है। तो टेक्सटाइल से आए हैं 4 लाख का प्रॉफिट, अब मैं सीधा लिखा हूँ कितना? 3 लाख का प्रॉफिट। 1 लाख रुपए पहले से लेस करके चलूंगा, अब इस 3 लाख के प्रॉफिट को कैश से मिलाने की कोशिश करूंगा, तब मैच करेगा। अदरवाइज मैच नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? चले आगे, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है? अब मैन्युफैक्चरर फर्नीचर का है, अब उसकी ऑपरेटिंग कौन सी हुई? कौन कौन सी? सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर लिख लो, रेंट पेड, सैलरी पेड, लॉन्स प्रोवाइडेड टू फ्रेंड्स। अब क्या आएगा? इन्वेस्टिंग। ध्यान रह जाएंगी एक्टिविटीज। चले, लिख लिया अनिकेत? अब देखो, ऑल कैश फ्लो रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ये लाइन लिख लो ताकि याद रहेगा कभी भी कैश फ्लो के बारे में। ये चीज तुम्हें AS3 का क्वेश्चन भी आ जाए, और वहां पर थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का AS3 का। फॉर एग्जांपल वो लिखेगा रेडीमेड गारमेंट से इतने पैसे आए थे और टेक्सटाइल से इतने आए थे, तो आप सीधा सीधा उसको लिखोगे कि टेक्सटाइल के बिजनेस को मैं सेल्स अपनी मान नहीं सकता, क्योंकि ऑल कैश फ्लो रिलेटेड टू मेन एक्टिविटीज और कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलें आगे, आ जाइए अब इन्वेस्टिंग। अब ध्यान से देखना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, ये इन्वेस्टिंग है। बट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, जैसे लोन देना या किसी और को देना, FD इन शेयर्स लगाना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से थोड़ी आ रहा है, ये तो आउटसाइड बिजनेस से आ रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, ये हमारे उसमें नहीं जाएगा। समझने की कोशिश करो, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, मैंने फर्नीचर के लिए कोई मशीन लाया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो नेचुरल सी बात है इन्वेस्टिंग कम करेगा। बट अब मैंने किसी और बिजनेस को अलग से किया, तो वो बाइफरकेट होता है हमारी लैंग्वेज में, तुमने प्लस टू में कभी नहीं किया, मैं करूंगा अब, करना पड़ेगा अब। क्यों? मैं आपको समृति एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख रुपए, तो आने वाले टाइम में रिटर्न आएगी ना? वो 10 लाख कमा के देंगे ना कभी तो वो बढ़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला क्लासरूम हमने रेडी ना करते, चलो पहले भी क्लासरूम था बट रेडी किया, उसको नया चेंज किया, इन्वेस्टमेंट है, कभी ना कभी क्या आएगी? रिटर्न आएगी, इनकम आएगी। तो स्कॉलर एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट में जाएगा। बट अब मैं मान लो किसी और 10 लाख रुपए कहीं डाल के या 20 लाख रुपए कहीं डाल के किसी और बिजनेस में डाला हूं, तो मेरे इन्वेस्टर को, मेरे शेयर होल्डर को ये फीलिंग आ जाएगी ना, दिखा तो वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा, पर वो रेड मार्क में आ जाएगा। वो उसको दिख जाएगा दूर से कि मेरा इंटरेस्ट अब दूसरे बिजनेस में जा रहा है, ताकि मैं अपने बिजनेस में चल नहीं रहा। कल को मैं इस बिजनेस को कभी भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा मन उभरा है इससे, क्योंकि मैं कहीं और इन्वेस्ट करने शुरू कर चुका हूं। तो फिर नेचुरल सी बात है वो इन्वेस्टिंग में अलग से दिखती है स्टार मार्क करके। वो इसीलिए क्योंकि वो किसी इन्वेस्टमेंट तो वो है, बट वो इन्वेस्टमेंट किसी अदर बिजनेस की है। तो जो कैश फ्लो देखेगा वो ये समझ जाएगा कि ये तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो खुद की एसेट है, तो नेचुरल सी बात है इसका इंटरेस्ट अभी अपने बिजनेस में है।
और अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, परचेज ऑफ एबीसी कंपनी फिक्स्ड एसेट्स है और आपकी कंपनी एक्स वाई जेड, तो एबीसी लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी कैश फ्लो गलत हो जाएगी। तो आपने एबीसी में लगाया ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया जाएगा, कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के, उसे लोन दे दिया, एक तरफ से क्या दे दिया, लोन। बट आपका इंटरेस्ट नहीं रहा अब आपके बिजनेस में, क्योंकि आप दूसरे बिजनेस से कमा रहे हो। मैं आपको सेम केस बताता हूँ, लेंसकार्ट के साथ हुआ। कैश फ्लो उठाई लोगों ने, जब उसकी कैश फ्लो उठाई तो 200 करोड़ का प्रॉफिट मिला इन्वेस्टिंग से, तो सारे समझ के खुश हुए भी इन्वेस्टिंग से कमा रहा है। फिर देखा, जब उसको बाइफरकेशन देखी, तो उसकी बाइफरकेशन में स्टार मार्क करके नीचे बताया हुआ था कि वो 200 करोड़ रुपए किसी और बिजनेस से कमा के लिए हैं, उसने शेयर्स या ट्रेडिंग से। अब लोगों को लगा भाई ये तो शेयर से कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो चश्मों से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो चश्मों से तो ये ऑलरेडी 200 करोड़ के लॉस पे है, उसको पूरा कर रहा है ये तो इन्वेस्टिंग से। तो जब चश्मे बेच के इसे कुछ नहीं आ रहा है, तो कल को इसका आईपीओ लाके चश्मों से ही ला रहे हैं, पैसे मांग रहा है, और कल कोई आईपीओ ले भी आएगा फिर चश्मे बेचेगा तो फिर नहीं चलने वाला है इसके। वो लोगों ने पीट दिया उस कहानी को। आप समझे कैश फ्लो कितने बड़े रोल में। तो दोनों को बाइफरकेट करता है कैश फ्लो। अगर आपने अपने में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करी है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर आपने दूसरे में फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है तो उसको स्टार मार्क करवाएगा। होगी वो उसी में, होगी वो उसी में। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज। ये चीज तुम्हें +2 में नहीं पढ़ी हुई किसी ने, पढ़ी हुई है ये कैश फ्लो भी याद नहीं। हाँ, अब बैंक एफडी है, वो तो एक प्रोविजन में चली गई ना, कि चलो भी आपने जो प्रोविजंस के पैसे हैं, मान लो मैंने प्रोविजंस में डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये पैसे निकाल रखे हैं 10 लाख, और बैंक में एफडी करा रखी है मैंने 8 लाख की, 10 लाख की, तो मेरे को समझ में आ रहा है ना, इतने ही पैसे निकाले हैं, इतने की मैंने क्या करा रखी है, एफडी। बट अगर मैंने एफडी से कमाने की सोच रहा हूँ, मैं 50 लाख डाल के बैठा हूँ, वहां का प्रोविजन है 10 लाख का, तो इसका मतलब क्या है, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं तो 10-40 लाख रुपए कहाँ रख के बैठा हूँ। अब जैसे कई बिजनेसमैन ने वर्ल्ड में इस टाइम पे पिछले 2-6 महीने में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मारी, सारे फंस गए। अब गोल्ड बढ़ ही नहीं रहा, कैसे बढ़ जाएगा। सबके प्रॉफिट्स फाइनेंशियल इस बार मार्च में आके फंस गए हैं, 10 दिन रह गए मार्च को खत्म होने में, 10-12 दिन। और ये 10-12 दिन के बाद जब फाइनेंशियल्स आएंगे, सबकी हालत और खराब होगी। सेंसेक्स इस वजह से नहीं गिर रहा कि ईरान और यूएस की लड़ाई है, ईरान और यूएस तो बाद की बातें हैं, असली कहानी तो ये भी होती है ना सेंसेक्स में, कि आपके फाइनेंशियल सबके खराब जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माधव, मेरे फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे तो मेरा सेंसेक्स क्यों गिरेगा, लोग मेरे में इन्वेस्ट करेंगे ना। लोग ये थोड़ी देखेंगे कि यार वॉर हो रही है, लोगों को पता है रोटी तो मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा है, तो लोग और इन्वेस्ट करेंगे कि यार मेरी कंपनी अच्छी है, मेरा शेयर तो बढ़ना चाहिए। जबकि इस टाइम पे टॉप 30 कंपनीज के भी शेयर क्या है, गिर रहे हैं। वो गिरते ही इसी वजह से हैं, क्योंकि तुम्हारे सबके हालात खराब है। तुमने क्या किया, सबने बेवकूफी करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डाल दी। गोल्ड एक डेड इन्वेस्टमेंट है, वो कोई अर्न तो करके देगी नहीं, वो तो एक धातु है, उसका तो कोई फायदा नहीं है। और ये सब पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि इनको था कि वॉर ना हो जाए, इनके दिमाग में पहले से ही था, इसने इसलिए गोल्ड में फेंक दिया। तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में दिक्कत आएगी ना। और अगर वॉर रुकती है तो फिर देखना क्या होगा, फिर ये गोल्ड नीचे आएगा, बेचेंगे वो लोग, क्योंकि उनके अपने फाइनेंशियल्स को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, कि भाई नहीं तो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी किस में दिखती रहेगी, गोल्ड में। कमाएंगे क्या उस गोल्ड से, कुछ भी नहीं। समझ आ रही है मेरी बात को। हाँ, बट अगर मथूट फाइनेंस गोल्ड लेता है तो उसके लिए वो इन्वेस्टिंग है, क्योंकि उसका बिजनेस क्या है, गोल्ड लोन, वो इसी में गेम खेलता है। बट अगर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा ना, कि किसकी इन्वेस्टिंग कौन सी है और किसकी इन्वेस्टिंग कौन सी है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिंग का मतलब भी अलग अलग होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस का इन्वेस्टिंग है तो आपका बिजनेस क्या होगा, कल को ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस साल का प्रॉफिट आया 50 लाख रुपए, और मैंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डाल दी, तो मेरे साथ हर कोई आके जुड़ जाएगा, कहेगा ना भाई इसने तो डाली है इन्वेस्टमेंट, कोई कम तो करी नहीं। आज प्रॉफिट कम आया, कल को और बढ़ेगा, कल को और बढ़ेगा। बट अगर मेरे पास लॉस आ रहा है 10 लाख का, और मैं और फिर इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ डूबते हुए बिजनेस पर, 4 साल डालूंगा, 5वें साल लोग भाग जाएंगे मेरे साथ। लोगों को समझ में आ जाएगी इसके पास कुछ भी नहीं है, ये परफॉर्म कर नहीं पा रहा। आ रही है बात समझ में। उसका ऑपरेटिंग है। मैं बोल तो रहा हूँ आपका बिजनेस टू बिजनेस क्या करता है, वेरी करता है हर चीज। इसीलिए तो वैसे लिखवा रहा हूँ ये चीजें। अब मथुट है, उसका तो काम ही गोल्ड लोन देना है, वो तो गोल्ड जान के खरीद के रखते हैं और बिंगालते रहते हैं, बेचते रहते हैं, जो लोगों को गोल्ड होता है उसी में प्रॉफिट कमाते रहते हैं। उसका तो काम ही गोल्ड है, उसका तो और कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कहता ऑल कैश फ्लो फ्रॉम रिलेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और क्लासिफाइड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड करता है, कंपोजिशन होता है इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स की।
इन्वेस्टिंग जो होता है वो दोनों चीजों को दिखा रहा होता है, और फाइनेंसिंग आपके लॉन्स को दिखा रहा होता है। आप कितने लॉन पकड़ के आ रहे हो। अब मैंने इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट किए हैं 10 लाख। जब इन्वेस्टिंग का टोटल करते हैं हम प्लस माइनस करके, पढ़ा है ना प्लस 2 में, जब प्लस माइनस करके वो 10 लाख निकल के आ रहा है, और फाइनेंसिंग से उठा रहा हूँ 15 लाख, मैं तो मर गया। सामने वाले को साफ दिख जाएगा 5 लाख का लॉस में हूं मैं, मर गया मैं तो। और अगर मैं इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 लाख, और फाइनेंसिंग में आ रहा है 8 लाख, तो दिख रहा है ना, ऑपरेटिंग में मेरे आ रहे हैं 12 लाख, तो ऑपरेटिंग वाला पैसा कहाँ यूज हो रहा है, इन्वेस्टिंग में। यही चीज तीनों इसीलिए बाइफरकेट किया गया, और कैश और प्रॉफिट को मिलाया भी गया। कैश और प्रॉफिट को क्या किया गया, मतलब अगर बिजनेस की मैं नींव कहूं तो वो क्या है, सबसे बड़ी कैश फ्लो है। तभी तो पहला चैप्टर कैश फ्लो पढ़ा रहा हूं। सबसे बड़ी नींव ही कैश फ्लो है। कैश फ्लो एक ऐसा कंसेप्ट है जो सबको करक्स कर देता है, ऑपरेटिंग को भी, इन्वेस्टिंग को भी, फाइनेंसिंग को भी, सबको करक्स करके ले आता है उठा के। वो सबको प्लस करता चला जाता है। वो ये बता देगा इन्वेस्टिंग में मेरे को 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ऑपरेटिंग में मैंने 4 लाख रुपए कमाए, 10 लाख मैंने फाइनेंसिंग से उठाए, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके। पर इन्वेस्टिंग में मैंने इन्वेस्ट किए 14 लाख रुपए, फाइनेंसिंग से मैंने उठाए हैं 16 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए मैंने ऑपरेटिंग में कमाए हैं, तो मैं तो मरा ही मरा हूं। मैं तो क्या हूं, मरा ही मरा हूं ना। आज नहीं तो कल मरना तो निश्चित है। समझ आ रही है बात। चले, लिख लिया क्रिश, माधव। तो इसका मतलब उसको भी दिक्कत आ रही है, ताकि उसके पास खुद के लॉन्स, खुद के देने के लिए एफडीज, खुद के क्लाइंट्स। अब एचडीएफसी सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड बांटता है, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर। क्यों बांटता है वो, इसलिए नहीं बांटता वो कि उसको पता है कि क्रेडिट कार्ड का कोई नुकसान है, उसको पता है क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो 50 डेज ट्रांजेक्शन फ्री दे देता है यूज करने के लिए। अब वो उसको, वो सेविंग में उसके पास जितना पैसा होता है, वो सेविंग का पैसा सारा क्रेडिट कार्ड में घुमाता है। दूसरा, जितने शॉपकीपर्स है सबको कहता है अपने पास पीओएस मशीन, मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसपे स्वाइप हो सकता है कार्ड, आप स्वाइप करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, एचडीएफसी देता है गेटवे, ताकि लोग एचडीएफसी के गेटवे से यूज करते हैं। अब वो कहता है, कस्टमर को कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड 50 डेज फ्री है, बट वो तो 2% ट्रांजेक्शन देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी फीस पे करी 40,000 रुपीज, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से, और आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया, कर लिया क्रेडिट कार्ड यूज। आपने तो पेमेंट कितनी कर दी, 40,000। आपके अकाउंट में तो 50 डेज के बाद 40,000 कटेंगे, उससे पहले कटेंगे नहीं। बट मेरे अकाउंट में वो 40 ना आकर कितने आएंगे, 39,200 आएंगे। 800 रुपये तो मिल गए ना। ये 800 रुपये अगर मैं ब्याज लगा लूं 2%, 50 डेज का, मिल गया ना बैंक को तो। और रोज तो नहीं 50 डेज का, हर एक को तो नहीं 50 डेज मिलता, वो तो साइकिल पीरियड है, मंथ के बाद होना ही होना है। अब मान लो कोई सी ट्रांजेक्शन को आपने 40 दिन किया और 2 दिन बाद बिल बन गया, तो 2 दिन के बाद जब बिल बन गया, तो 2 ही दिन तो यूज कर पाया वो पैसे को, पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो फिर भी मिल गई उसको, कितने परसेंट की, 2% की। कितने की मिल गई, 2% की। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, सेविंग का पैसा किस में डालता रहता है, क्रेडिट कार्ड में, और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को देता रहता है, और क्रेडिट कार्ड होल्डर उसको इनकम कमा के दे रहे हैं, क्योंकि वो जहां भी स्वाइप होगा वहां 1 या 2% कमीशन किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, बैंक को। समझ रहे हो बात को। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का बिल पे कोई पे करेगा, कोई बंदा, कोई टेलीफोन का बिल पे करेगा, कोई खाना मंगवाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई टीवी लेगा, कोई फ्रिज लेगा, सब में क्या है, क्रेडिट कार्ड है। सब में क्या यूज हो रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है। आ रही है बात समझ में, पूरा गेम चलता है उनका। ठीक, बट अब अदर बैंक्स के साथ दिक्कत क्या है, वो सेविंग का पैसा लेते हैं, लॉन्स देते हैं। अब लॉन्स दे देते हैं वो बड़े बड़े, उनका इंटरेस्ट आता है, कभी कभी वो लॉन्स डूब भी जाते हैं। क्रेडिट कार्ड डूबता भी नहीं। कितने की लिमिट होती है ज्यादा से ज्यादा एक क्रेडिट कार्ड की, लाख, 1.5 लाख, मैक्स 2 लाख, 3 लाख, हद से हद किसी की 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा किसी की 10 लाख, और 10 लाख को भी वो निकाल लेते हैं। अगर मान लो किसी ने यूज कर भी लिया और अगले महीने बिल नहीं दिया, तो रिकवरी एजेंट भेज भेज के सारी जगह से बिल खराब कर करके कहीं ना कहीं से तो पैसे क्या कर लेते हैं, ले ही लेते। दूसरे लॉन्च में क्या होता है, 10 करोड़ खड़े हैं, पार्टी गायब। 10 करोड़ थोड़े होते हैं एक बंदे से मरने। और क्रेडिट कार्ड वालों का क्या है, एक ही तो मारेगा 10 लाख, दूसरा तो दे ही रहा है। तो बैंक्स को फायदा क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड। इसीलिए तो अब सारे बैंक सोच रहे हैं, एसबीआई, आप देख रहे होगे, पीएनबी, सब क्रेडिट कार्ड पे आ रहे हैं। और फॉरेन में तो चलता ही कल्चर किसका है, क्रेडिट कार्ड का।
आ गया समझ में? क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जो मैं फाइनेंसिंग से कमा रहा हूँ, फाइनेंसिंग से कमाया नहीं जाता हमेशा। फाइनेंसिंग से तो अगर पैसा उठाया है तो प्लस में, उतार दिया है तो माइनस में। बस कमाया कभी नहीं जाता। मान लो शेयर्स इशू किए तो प्लस, पैसा आ गया। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया तो पैसा उतार दिया तो माइनस। अब आपसे पूछ लिया जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑन माइनस, इट्स गुड फॉर द बिजनेस और लॉस? बैड। इट्स गुड फॉर द बिजनेस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज माइनस, सो बैड फॉर द बिजनेस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन प्लस, तो गुड फॉर द बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन माइनस, तो लॉस फॉर द बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन प्लस, तो प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। एक्चुअल में बिजनेस एक ही रूल पे चलता है, ऑपरेटिंग प्लस, इन्वेस्टिंग माइनस, और फाइनेंसिंग माइनस। सॉरी, इन्वेस्टिंग प्लस और फाइनेंसिंग माइनस। फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए? माइनस। क्लियर हो रहा है सबको? अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी पिछले साल के डेप्ट को क्या करती रहती हैं? कम करती रहती हैं, फिर साल दो साल बाद डेप्ट बढ़ाती हैं, फिर अगले कैश फ्लो में उसको क्या करने की कोशिश करती हैं? मैनेज। मान लो मैंने इशू ऑफ शेयर्स किए 10 लाख इस साल की, तो इस साल तो 10 लाख प्लस में आ गई, अगले साल वो इशू ऑफ शेयर्स मैंने रिडम करने शुरू कर दिए, तो सामने वाले को दिखेगा ना मैं रिडम्शन भी कर रहा हूं। और वो भी अगर इशू ऑफ शेयर्स किसके लिए हुए? इन्वेस्टिंग के लिए, तो अच्छा है। और अगर ऑपरेटिंग के लिए हुए तो इसका मतलब बिजनेस क्या है? लॉस में। चले, अब आगे देखिए। अब पहला पॉइंट, इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करोगे तो फाइनेंसिंग बढ़ेगा, डिवेंचर इशू करेगा तो फाइनेंसिंग बढ़ेगा, लोन लोगे तो भी फाइनेंसिंग बढ़ेगा, डिविडेंड पे करोगे तो फाइनेंसिंग घटेगा। बट डिविडेंड पेड को इसीलिए यहाँ लिखा जाता है कि भाई जो फाइनेंसिंग का खर्चा है तो वो भी वहीं लिखोगे, फाइनेंसिंग से इनकम आ जाए तो वो भी वहीं लिखोगे। इनकम आती नहीं, वो तो इन्वेस्टिंग से ही आती है, फाइनेंसिंग से कभी कोई इनकम नहीं आती। बट अगर रिडम्पशन कर दोगे तो भी माइनस वहीं करोगे। पैसा आएगा तो इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन कर दोगे तो माइनस। पर डिविडेंड पेड यहीं लिखना है ताकि पता लगता रहे ना कि हम फाइनेंसिंग को दे कितना रहे। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग से मैं 400 लाख कमाता हूँ और फाइनेंसिंग में मैं उसके 1 लाख 100 लाख दे रहा हूँ, तो पता लग रहा है ना इस 400 लाख को कमाने के लिए किस 100 लाख को क्या करने पड़े। मतलब कैश फ्लो उन तीनों चीजों को भी समझा रहा है, प्लस कैश और प्रॉफिट को इक्वल भी बना रहा है। मतलब रिकंसिलेशन भी है, और साथ में ये बाइफरकेट भी कर देता है कि तीन एक्टिविटीज में बटा हुआ है। कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मतलब पूरे बिजनेस का एक्सरे करके पास से मारता है। तो सिटी स्कैन कर दिया आपके सामने, सिटी स्कैन की रिपोर्ट ला देता है, यहाँ यहाँ पैसा फंसा हुआ है, ये देख लो अब तुम। मान लो कैश फ्लो बनेगा, चाहे 4 पेज का बने, हर कंपनी अपनी कैश फ्लो में सब कुछ बताएगी, ताकि पता लग जाएगा कि वो कहाँ कहाँ फंसी हुई है, कहाँ से पैसा आया और कहाँ दिया है। प्रॉफिट से कुछ नहीं पता लगेगा। प्रॉफिट तो हर कोई कह देगा मैं 200 करोड़ का बना के दिखा देता हूँ। प्रॉफिट तो लेंस कार्ड भी कह रहा है मैं बना के दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट तो फिजिक्स वाला भी कह देगा मैं बना के दिखा रहा हूँ। बट अब वो क्या कहेगा, मेरे एक बिजनेस से लॉस है, दूसरे बिजनेस से कमाया। जैसे एड्स के बिजनेस से कमा लिया, वेबसाइट के जरिए एड्स करवा ली, इन सब चीज कमा लिया। बट एक तो दिखेगा ना सबको कि अगर मान लो बच्चे पढ़ा रहे हैं तो उससे तो क्या है? लॉस है। उससे तो क्या है? लॉस है।
वो लोग किसी ड्रॉपर्स बैच में बचा पैसे बचा लिए, कोई साइंस से बचा लिए, वो क्लब करते रहते हैं, तब जाके कहानी बनती है उनकी। बट वो सारी चीज बाइफरकेट करके कैश फ्लो दिखा देता है कि आपका ध्यान कहीं और है, इन्वेस्टमेंट से कमाया। अब क्या करते हैं ये लोग, क्यों सेंसेक्स से पैसा उठाने लगे हुए हैं? सबका टारगेट यही होता है, मान लो मैंने 5,000 करोड़ पकड़ रखे हैं, तो अपने बिजनेस में तो लगाओ 3,000 करोड़, टीआरपी तो पूरी लेके चलो और लॉस में बेचो ताकि एकदम फैल जाए। फैल जाएगा, अब वो क्या होगा, तब तो उसमें से 100-200 करोड़ का लॉस आता रहेगा, उसको चलाते रहो, और 2,000 करोड़ बाहर बाहर इन्वेस्टमेंट कर करके कमाओ, तो वहां से 400 करोड़ कमाएंगे, इस 200 को पूरा करेंगे, मैनेज करेंगे। पर वो लोगों को समझ में आता है ना कैश फ्लो से। किससे समझ में आता है? कैश फ्लो से। अब कई लोगों को नहीं समझ में आता, वो लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, वो फिर मरते हैं बाद में, फिर उनकी कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, डूबते हैं। बट द रीजन, सामने वाला समझने की कोशिश करे तो वो समझ सकता है कैश फ्लो से कि हाँ भाई इसने कहाँ से कमाया पैसा। ये अपने ब्रांड नेम से कमा रहा है या किसी और सी तरीके से कमा के ला रहा है? जैसे अमेजोन है। अब अमेजोन अमेजोन आपके पास प्राइम से कमाता है सबसे ज्यादा, मेंबरशिप दे, प्लस प्राइम की आपके पास चैनल्स दे, मूवीज दे, वहां से कमाता है। बट अब amazon.in में उसको क्या है, लॉस है। क्लाउड कैंपस में उसका क्या है, प्रॉफिट है। बट अमेजोन में लोगों को ये पता है ना कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्लाउड कैंपस की कभी ना कभी वैल्यू बनती रहेगी, इसीलिए अमेजोन अपने आप को क्या कर रहा है, प्लस में लेके चल रहा है, और आज की डेट में भी अमेजोन अभी तक स्टैंड कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं अमेजोन के अलावा किसी और कंपनी को सोच के देखो, जो एसईओ जो अदर से कमा रही हो, और फिर दिखाए साथ में, तो उसकी कंपनी नीचे जल्दी आती है, क्योंकि वो कहां से कमा रहा हो, इन्वेस्टिंग से कमाएगा, ऑपरेटिंग से कमा नहीं सकता। आप देखो AS3 कितनी एक्टिविटीज है, तीनों एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आप फॉर्मेट लिखते हैं इसका, एक एक फॉर्मेट की एक एक बात समझाऊंगा, क्यों प्लस हुई क्यों माइनस हुई। रट्टा नहीं लगाना एक भी चीज, फॉर्मेट याद भी नहीं करना, फॉर्मेट अपने आप ही बनाता है हमेशा, बस लिखवा इसलिए रहा हूं कि ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, एक बार सेटल्ड हो जाए। ये नहीं सोचना कि ये ऐड क्यों होता है, ये प्लस क्यों होता है, ये रट ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल सी बात है, जो उसमें हुआ है वो करते जाना है। जैसे अब मैं सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, देखो ये लिखवाऊं, लिख लो, चलो अच्छी बात है, याद ही रह जाएगा। लिख लो, थोड़ा सा थ्योरी भी आनी चाहिए। कैश बुक और, अब कैश बुक तो सिर्फ यही बताएगी ना, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग थोड़ी डिफरेंशिएट करेगी। ना ही वो ये बताएगी कैश और प्रॉफिट को इक्वल कर देते हैं, वो तो सिर्फ कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। असली नवज नहीं बिजनेस की पता लगती। बिजनेस में आज की डेट में बहुत बड़े बड़े गफले हैं बच्चों, महान हस्ती हैं, इतना दिमाग लगा के चलते हैं कि सुबह शाम कुछ ना कुछ रोज पलट देते हैं, कहीं से पैसा लाके कहीं लूट कर देते हैं। मैं अभी की बात बताता हूँ, मैंने एक पैरेलल लर्निंग नाम की एक वेबसाइट है, सर्च करना, तुम्हारी एक्रेलिक की फोटोज मंगवाई, मंगवाई, पैरेलल लर्निंग, सर्च कर लेना मिल जाएगी। 8x12 की फोटोज बनवा ली मैंने, 5 mm में, मतलब थिकनेस में, क्योंकि 3 mm तो बहुत छोटा हो जाता है, ताकि वो अच्छी लगे, फोटो भी ग्रेसफुल होनी चाहिए। 5 mm शीट आती है, 3 mm की आती है, मैंने 5 में बनवाई, मंगवा ली, पेमेंट भी डाल दी 22 फोटोज की फोटोज अपलोड भी कर दी, सब कुछ कर दिया माधव। 4 दिन ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ। मैंने कहा भाई नहीं करना, तो मैंने मेल लिखा, मैं कहा नहीं तो रिफंड कर देना। क्या किया, रिफंड प्रोसेस कर दिया। सुनते जाना, रिफंड आया नहीं, अभी 5 से 7 दिन में आएगा। फिर सेल्स टीम का फोन आता है, सर आपका ऑर्डर लेट हो रहा था इसलिए हमने रिफंड तो प्रोसेस कर दिया, आपके पास पेमेंट आ जाएगी। आप सुनते जाना पूरी स्टोरी को। तो मैंने कहा सर अब क्या कहते हैं, ठीक है आपने, पर मेरा टाइम तो वेस्ट किया ना। ठीक, मेरे तो बच्चों का फोटोज बनवाई है, गैलरीज में लगनी है, बच्चों का कुछ सेलिब्रेशन कर लेंगे चलो छोटा मोटा, माधव। तो मैंने उसको ये बात बोली, एकदम पलट के बोला, कहता सर मैं अगर आज ही डिस्पैच कर दूं। आप सुनते जा रहे हैं स्टोरी को, ये रियल स्टोरी सुना रहा हूं मैं तुम्हें, अभी 4 दिन पहले की। तो मैंने कहा अगर डिस्पैच कर दोगे तो क्या सर, मैंने रिफंड तो प्रोसेस करवा दिया हुआ है आपका, बट अगर आपको आज ही प्रोसेस करना है तो आपको 2 घंटे में ब्लू डार्ट से नंबर दे देता हूं मैं, और वो आपको मिल जाएगा। आपका जिस दिन आपने बच्चों को प्राइस किस दिन देने हैं? मैंने कहा मैंने 17 तारीख को देने हैं, ट्यूसडे को बुलाया हुआ है, शनिवार की बात है। आपको उस दिन 11 बजे से पहले मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है करते प्रोसेस, अब मैं फंस गया। अब सुनते जाना, मैं वो कहता फिर इसकी ना पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी कर दो, और वो आपको रिफंड प्रोसेस होके आ जाएगा। अब समझ आई कुछ, माधव? क्या समझ आई? मेरा रिफंड डाल के उधर से तो खत्म कर दी कहानी, बनाया प्रोडक्शन से, अब मेरे से कैश ऑन डिलीवरी भी पेमेंट उसकी गूगल पे करवा ली।
अब समझ में आई? अब वो एक पेमेंट अटकी हुई आ जाएगी, चलो मुकर के भागना, भागना कहाँ, भागेगा कहाँ शायद छोड़ के, मतलब बॉम्बे ही कंपनी है। बट अब उसका टारगेट क्या था, उधर तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना उसने, जान के किया ना। समझ रहे हो? उधर तो 15-20 हजार रुपए का लोचा लगा गया ना वो। ठीक, और इधर से पैसे भी ले गया और प्रोडक्शन से माल भी उठा गया। समझ रहे हो ये स्टोरी? ये कर रहे हैं बैठ के ये लोग। अब मैं उसको समझाता, अगर सेल्स टीम के साथ माथा माथा बच्ची करता है हिमांशु, वो कहता नहीं जी सर जी, नहीं जी नहीं जी, कहना तो उसने माननी तो थी। पर मैं जानता था कि उसके ऑनर ने ये चीज क्यों करवाई। उस कंपनी के ऑनर्स क्या कर रहे होंगे, कुछ चीजें ऐसे कर रहे होंगे ना जो इधर उधर घुमा रहे हो तुम पैसे को, दिमाग लगा रहे होंगे कहीं ना कहीं से पुट्ठे सीधे। नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया तुमने, रिफंड प्रोसेस कर, और रिफंड अभी आया भी नहीं कि 5 से 7 दिन में आता है सर। देखो कितने चालाक है, ताकि फिर हमारी पेमेंट होती है तब रिफंड आएगा, नहीं तो यूपीआई का रिफंड कितने में आ जाता है अनिकेत? 5 मिनट में आ जाता है। बहुत समझदार चलते हैं ये, बहुत दिमाग लगा के चलते हैं ये, पुट्ठे सीधे धंधे आते हैं इनको सबको। ऑपरेटिंग सब कुछ बताता है, पर फिर भी ऑपरेटिंग के भी बाप हैं ये। अब समझ रहे हो स्मृति, ऑपरेटिंग के भी गफला कर जाते हैं ये, ऐसे बड़े बाप हैं ये। कहते हैं ऑपरेटिंग में तो कोई बात नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा लो, वही मैंने कहा ना, 1000 करोड़ रुपए का माल परचेज करके, ठीक है, 1200 करोड़ का खरीद लाएंगे, और बेचेंगे कितने का, 1100 में, और फिर उसका स्टॉक दिखाते फिरेंगे, फिर कुछ गायब करते फिरेंगे, दिमाग सब कुछ चलता है, सारा दिन इनका दिमाग इसी कामों में चल रहा है। पुट्ठे सीधे रास्ते निकालते हैं बैठ के। कैश फ्लो बहुत कुछ बताता है, फिर भी कैश फ्लो के लूप होल है, फिर भी कैश फ्लो के बाप है ये सब। और ये एक नहीं, सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स कर रही हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, इसमें सब है, ये सब शामिल है। मार्जिन यहीं से निकाल रही हैं ये। आशीष, किसी चीज को 1000 रुपए का बनाएंगी, 100 रुपए में बेच देंगी, कस्टमर को ये लगेगा ये तो बड़ी सस्ती है, और उसी चीज को फिर 100 रुपए वाला बनाएंगे, 1000 रुपए में बेच देंगी। ऐसा भी दिमाग लगा लेते हैं, इनका कुछ नहीं पता कहाँ से ठगी मार रहे हैं कहाँ से नहीं। ये तो एक बिजनेस बना के चल रहे हैं। किधर रूट रूट घूम रहा है किसी को नहीं कुछ पता, किधर कौन सा रूट घुमाए जा रहे हैं, और रूट घुमाना आ रहा है। किसी चीज को एक्सेस बेच दो, किसी चीज को। चलें आगे। आपने सुना था, एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी अभी पिछले कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, सर्च करो। एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए। रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा कैश सेल होती है, ऑनलाइन सेल कम होती है, 50% कैश सेल होती है। क्योंकि रेस्टोरेंट पे गए लोग, खाना खाया, 500 1000 रुपये का खाना होता है, पे किया, आ गए, वो पर्ची से निकाल के देते हैं फटाफट बटन दबा के। आप सोचते हो जीएसटी भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। फॉर एग्जाम्पल कल ही हमने खाना ऑर्डर किया तो वो बिल देने आया था, साथ आया था ना, ठीक, और साथ में खाना देगा, हम भी उसको गूगल पे मारेंगे, नहीं तो कैश पेमेंट पकड़ा देंगे। 90% मैं आप सभी लोग यही करते हैं। मान लो मैं सुखदेव पे रुक गया खाना खाने, कहीं भी रुका इंडिया में, जहां भी जाऊंगा, मैं ज्यादातर जेब से पैसे निकालूंगा और कैश पे करके। ऑनलाइन वाला बहुत कम ट्रेंड है, सिर्फ ज्यादातर किस में, रेस्टोरेंट बिजनेस में। कार्ट्स कूट्स में चल जाता है जहां खुले का दिक्कत है, रेस्टोरेंट में तो सीधी सी बात है, वो खुले भी रख के बैठे होते हैं, आपने देखा ही होगा उनके पास। तो उस एक रेस्टोरेंट की सेल 1.5-2 करोड़ दिख रही थी, बैंगलोर की बात है ये, सर्च करो। तो उस सेल में 1.5 करोड़ जब 2 करोड़ दिख रही नहीं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ, यार इसकी रश तो इतना लगा रहता है इस पे, सेल दिखाता है साल की 1.5-2 करोड़ 4 करोड़, ये क्या रफड़ा है। ये सेल करता है कम से कम रोज की 10 लाख, क्योंकि कई रेस्टोरेंट ऐसे 10-10 लाख की सेल करते हैं बच्चों। अब अगर ये 10 लाख सेल करेगा तो कितनी सेल जानी चाहिए इसकी, महीने की कितनी ही सेल जानी चाहिए, 3-4 करोड़ की, और साल की तो ये जानी चाहिए 25-30 करोड़। ये दिखा रहा है 2-4 करोड़, ये गफला क्या है। 2 दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वॉच किया उसको, दूर बैठ के, डिपार्टमेंट लगा देता बंदे, वॉच किया। तो वॉच करके तो उनको समझ आ रहा था पर हेड बंदे कितने जा रहे हैं कितने निकल रहे हैं, लाइनें लगी पड़ी हैं, वो समझ रहे थे कुछ ना कुछ गफला है। छापा मारा, हार्ड डिस्क उठा ली, सॉफ्टवेयर सिस्टम सारा उठा लिया,
उठा के ले गए। सॉफ्टवेयर चेक किया, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी चेक करी। यू कांट बिलीव, इंडिया के 60% रेस्टोरेंट वही बिजनेस कर रहे थे, 70,000 करोड़ से ऊपर का घपला निकला। क्रॉस चेक कर सकते हो ये बात। जिसमें कैश सेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती थी कुछ घंटे के बाद। वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना के बेच रखा था, और सब वही सॉफ्टवेयर डाले जा रहे थे। कैश सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट, जीएसटी पे चढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं करना, वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। दिमाग देखो लोगों का, समझ रहे हो कहाँ कहाँ तक चल रहा है। सिर्फ कितने परसेंट जीएसटी खाने में पता है? 5%। और कस्टमर से चार्ज भी कर रहे हैं 5%। उसके बावजूद भी उसका जीएसटी क्या कर रहे हो, खाने बैठे हुए हो तुम। मतलब कस्टमर से तुम चार्ज कर रहे हो, कस्टमर को तुमसे, मान लो कल भी हमने उससे ऑर्डर किया तो वो तो 5% एक्स्ट्रा ले रहा है ना, हर बिल पे लगता है 5%। ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो 5% एक्स्ट्रा नहीं लेता, सारे लेते हैं बच्चों। और उसके बाद है, उसके बावजूद भी तुम उसका जीएसटी खाने लगे हो। और इनकम टैक्स भी खा रहे हो। डिपार्टमेंट ने तो हिलना ही हिलना था, सारी चेन जोड़ी। और पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मिलाओ, जो देखो सॉफ्टवेयर को, उसको भी उठाया सॉफ्टवेयर वाले को जिसने बनाया था, उसको तो उठाना ही था। दिस रियलिटी लिखो, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 70,000 करोड़ स्कैम, मिल जाएगा तुम्हें। कर्नाटका में हुआ है ड्रामा। क्या? हाँ, ऑनलाइन पे तो चलता नहीं, पर कैश तो ब्लैक हो गया ना सारा, और 60% कैश ही तो है रेस्टोरेंट बिजनेस में। गूगल पे मारता कौन है? हेडलाइन आ जाएगी तुम्हें 70,000 करोड़ स्कैम की। आ गया। इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट में हुआ ये ड्रामा सारा है। हाँ, बिलिंग स्कैम है, ये बोलता रहा हूँ। 70,000 करोड़। और ये तो 70,000 करोड़ डिपार्टमेंट रेक्टिफाई कर पाया है। इमेजिन करो, पता नहीं कितने खा गए होंगे। तो 70,000 करोड़ का तो जीएसटी खाई गए, मैं तो पता नहीं कितने खा गए होंगे। आधा तो डाटा कैसे निकाला होगा क्या पता, वो कब से बना रहा होगा सॉफ्टवेयर, क्या पता क्या क्या कर रहा था वो। समझ आ रही है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितनी जरूरी है, इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। ये बहुत तगड़े गफलेबाज है। इनका कुछ नहीं पता लगता क्या करते। इंडिया का दिमाग बहुत ऊत खाना है बच्चों। चले आगे। हाँ हाँ, कई जगह थे। वो कई जगह उस बंदे ने नेटवर्क फैला रखा था। हर जगह था उसका नेटवर्क। मतलब उस बंदे से लोग सॉफ्टवेयर लेते थे, और इस खुशी में ले लेते थे कि कैश सेल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, डिलीट ही हो जाएगी, बात ही खत्म। और ये दिखाना डिपार्टमेंट को भी पता बाद में लगा। और वो सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली रिटर्न भी भर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हो गया काम। आगे लिखो। आज की इंडस्ट्री में बच्चों बहुत कुछ होने लगा हुआ है। दिमाग बहुत तेज दौड़ते हैं इनके। मैंने अभी आपको एग्जांपल तो दे दिया, आप ये सामने सामने अपने साथ हुआ एग्जांपल दे दिया मैंने तुम्हें। अगर तुझे रिफंड प्रोसेस करने से पहले नहीं पता था कि तू प्रोडक्शन करा सकता है या नहीं करा सकता, दिमाग लगा रहे होते हैं बैठ के फजूल के। ताकि 3 दिन वेट कराओ, कस्टमर रोएगा, फिर अपने आप रिफंड मांगेगा, रिफंड भी कर दो साथ के साथ। अटक गया तो अटक गया, नहीं अटका तो और अटक ही जाएगा। क्योंकि उसी दिन प्रोसेस हो रहा है तो बंदा कहेगा चल यार कर दे यार, कोई बात नहीं। क्योंकि ये भी पता होता है कि ये चीज जरूरी होती है, और किसी आम बंदे के लिए काम आने वाली चीज है नहीं। सेल्स टीम बहुत दिमाग लगा रही है बच्चों, पुट्ठे सीधे धंधे लगे हुए हैं करने। आपको पता है जितने भी ऑनलाइन हम रिटर्न करते हैं, आधे सोर्स गलत है। मान लो जब हमने डाला ऑनलाइन में रिटर्न पॉलिसी क्यों है, आंसर देना, क्यों है? माधव आंसर दे, सच्चाई से सोच के बताइयो। वो नहीं कि रिटर्न पॉलिसी से कस्टमर बढ़ता है, इमोशनल नहीं होना। इमोशन की दुनिया में कोई जगह नहीं है। स्वाह, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ नहीं है इमोशन, मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल तू कंपनी खड़ी करेगा, और तू फिजिकल मार्केट में आता है, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, तू 100 करोड़ लगा ले, मार्केट से 1 करोड़ नहीं निकाल सकता। चैलेंज है मेरा, लिख के 1 करोड़ की सेल निकाल के दिखा दे, तू 100 करोड़ लगा के भी नहीं निकलेगी। जितनी मर्जी ऐड करेगा, लोग कस्टमर नहीं आएंगे। अब ये क्या करते हैं, रिटर्न पॉलिसी भी देते हैं और लॉस पे भी बेचते हैं। और जान के क्या गेम खेलते हैं मैं बताता हूँ इस गेम को। ये क्या करते हैं, अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैंकेट से ऑर्डर किया, जेप्टो से ऑर्डर किया, मैंने किसी और कंपनी से ऑर्डर किया। सेल्स तो पूरी पूरी दिखती जाती है, और रिटर्न भी देते जाते हैं। मान लो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, अमेजोन से किया, तो रिटर्न भी दे रहे हैं।
रिटर्न का सोर्स बदल देते हैं, उसको कैशबैक अमेजोन देता है ना ऑप्शन, आपके पे बैलेंस में आ जाएंगे पैसे, वॉलेट में आ जाएंगे। और कैशबैक के ऑप्शन नहीं तो अदर सोर्स पकड़ रखे हैं इन्होंने। अब मान लो मेरी एक कंपनी की टर्नओवर हुई 1,000 करोड़, टर्नओवर तो रहेगी 1,000 करोड़। अब उसूल के मुताबिक 500 करोड़ की अगर रिटर्न गई तो मेरी टर्नओवर 500 करोड़ रहनी चाहिए ना, माइनस सेल्स रिटर्न ना। ये क्या करेंगे, टर्नओवर दिखाएंगे 1,000 करोड़, सेल्स रिटर्न दिखाएंगे 200 करोड़, बची कितनी, 800 करोड़। 300 करोड़ को बेगा जो और पैसा उसको एडवर्टाइजमेंट, वॉलेट और अदर सोर्सेज में फंसा फंसू के वहां ले जाते हैं। जीपी बढ़ जाता है, एनपी गिर जाता है। जीपी बढ़ा होता है तो सबको लग रहा होता है कि जीपी तो अच्छा आ रहा है, कंपनी कमा रही है, कल को कंपनी क्या करेगी, ऑपरेटिंग से कमा के देगी देगी। समझ रहे हो मेरी पूरी गेम को। और फंडिंग मिलने में क्या हो जाता है, ऑप्शन। ऐसे थोड़ी ये जाते हैं, 25 साल का लड़का जाके किसी भी कंपनी को क्या कहता है, मेरे को 500 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ दे दो। तू तेरी शक्ल देख के 5,000 करोड़ छोड़, मेरी शक्ल देख के कोई 5 रुपए ही नहीं देगा। लोग हमें कहेंगे आगे भिखारी। मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैं जाके किसी किसी से कहूंगा मेरे को 500 करोड़ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के किसी लोन के दे देगा कोई कृषि, मुझे जुत्ते मारेगा साथ में। इसीलिए ये बिठा रखे हैं शार्क टैंक वाले। लो इंटरव्यू लेते रहो, देखो कौन खुरापात मिलेगा तुम्हें अपने जैसा। फिर उनसे ये मीटिंग करते हैं, फिर खुरापातों को पूछते हैं। वो तुम्हारे सामने जो मीटिंग होती है उस मीटिंग को नहीं फाइनल होती, वो तो एक सिर्फ एक, उनसे पहले बॉन्ड साइन करा लिया जाता है। वो जज करके फिर उसके बाद इंटरव्यूज लिए जाते हैं उनके, फिर उनको समझाया जाता है कि अब इसके पास कौन सा खुरापात आइडिया है कि ये कुछ कर सकता है। अगर ऐसा ले फिर पकड़ 100-200 करोड़, अब लगा तू कमा, आ जा फिर तू हमें भी कमा के दे। आप समझ रहे हो पूरी स्टोरी क्या है। अब मान लो तुमने 1,000 करोड़ की सेल करी, जबकि 500 ही बिका ना माल, तो 500 करोड़ तो क्या होगी रिटर्न, पर डलवाई नहीं ना रिटर्न में। रिटर्न में तो कितने डले, 200 करोड़। 300 करोड़ की वो जो रिटर्न डाली उसका पैसा कहीं और से रूट से घुमा दिया, एडवर्टाइजमेंट अदर तरीके से, वो घूम घाम के वो नेट प्रॉफिट में तो लॉस में दिखाया। बट आपकी बिजनेस की तो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं ना, जीपी तो क्या हो रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है। आपको फिर और फंडिंग मिलेगी, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल्स का बेवकूफ बनाने में तुम्हें और फायदा मिलेगा, बैंक से लाके लोन लेने में तुम्हें और फायदा मिलेगा। मतलब एक होता है ना चोर, एक होता है चोरों के भी महाचोर, वो दिमाग चलता है इनका। इस लेवल पे जाके सोचते हैं, इसीलिए तो ऑपरेटिंग बनवाती है गवर्नमेंट, पर फिर भी उसमें भी गफला है। मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ उसमें भी क्या है, गफला है। किसी कैश फ्लो पढ़ के भी मैं कहीं पर भी श्योर नहीं हूँ। वो तो उस कंपनी के साथ में डीलिंग करके 5-7 बार 10 बार तब समझ में आता है कि वो कंपनी अच्छी भी है या नहीं। और 5-7 दफा में भी क्या समझ में आने वाला है, कोई जब तक मिलोगे नहीं तब तक केस की जजमेंट करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मैंने क्लियर कट एग्जांपल दे दिया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न वाला, जो 90% बिजनेसमैन कर रहे हैं। और आम शॉपकीपर को ये समझ नहीं आ पाता, और वो कर भी नहीं सकता। अगर वो अपनी 1 करोड़ की टर्नओवर को 2 करोड़ दिखा भी लेगा तो किससे लोन पकड़ेगा, बैंक से। बैंक सस्ता लोन देता नहीं है, शेयर मार्केट उनके पास है नहीं है। मतलब सारा बिजनेस कहाँ से घूम रहा है, शेयर मार्केट से। फंडिंग किसकी लेनी है, शेयर मार्केट। इसलिए वो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल्स दिखते हैं, इसीलिए लगता है वो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल्स दिखाओ। अब आई समझ में मेरी बात, अगम जी क्लियर हुआ कि वो जो रिटर्न पॉलिसी होती है उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया जाता है। कभी भी नहीं बंद होएगी रिटर्न पॉलिसी, याद रखना मेरी बात को। 7 डेज 10 डेज रिटर्न पॉलिसी कभी नहीं बंद होएगी। तुम सोचो ना ये कंपनियां लॉस में चली जाएंगी, ये नहीं लॉस में जाने वाली, कभी नहीं जाएंगी लॉस में। ये चिपा मार देंगे किसी ना किसी तरीके से, 50 की चीज को 500 का प्रिंट लगा देंगी, बट लग जाएगा। वो अल्टीमेटली कस्टमर सोचेगा 70% डिस्काउंट 150 में मिल गई, पर वो होगी कितने की, 50 की। इनको फाइनेंशियल्स के साथ खेलना आ गया। मतलब इस लेवल तक फाइनेंशियल्स के साथ खेल सकती हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम 50 की चीज 500 में खरीद के ला रहे हो। तुम कहोगे सर कैसे हो सकता है 50 की चीज 500 में खरीद लाऊंगा, मैं बाजार में जाऊंगा। बाजार में कैसे पता लगेगा भाई, बाजार वाले को कहेंगे तू भी 150 की बेच, तेरे को 75 का मार्जिन देते हैं। वो क्या सोचेगा, भाई मैं 75 की मेरे को आई है, मेरे को कितने की बेचनी है, 150 की। और उसको ऑनलाइन वाला क्या कहेगा, ले तू भी बेच, तेरे को ऐसा करते हैं कि 150 की नहीं बेचनी, तू 125 की बेच, 100 रुपए की बेच। कस्टमर लूट रहा है ना असली कहानी। असली कहानी तो क्या हो रही है, कस्टमर की ऐसी तैसी हो रही है। इन्होंने इतना बड़ा गेम घुमाया कि उस गेम को कोई समझ सकता ही नहीं कोई। बैंक्स भी घुमा दिए इन्होंने तो उठा के। बैंक्स को भी समझ नहीं आएगा कि अगर हमने मतलब मैंने किसी कंपनी को अगर 100 करोड़ का लोन दिया है तो बैंक को नहीं पता कि ये 100 करोड़ इसके बल्ले है भी या नहीं है। जो मैनेजर साइन मार रहा है ना उसको नहीं पता ये 100 करोड़ का मालिक भी है या नहीं है, बस वो दे रहा है ताकि उसने उसको ब्राइब दी है, 1-2% कमीशन मिली है, या उसके साथ उसकी सेटलमेंट अच्छी है। तो हिमांशु उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको नहीं पता इसके फाइनेंशियल्स में क्या गड़बड़ है। वो किसी भी तरीके से चेक नहीं कर सकता उसको, इतने लूप होल्स पकड़ रखे हैं इन्होंने, इतना पागल बना रखा है जनता का।
और वो तभी चेक हो सकते हैं जब हम पूरा आईटी इंडस्ट्री को पूरा खंगाल लेंगे, और आईटी इंडस्ट्री खंगालनी इतनी आसान नहीं है। खंगाली नहीं जा रही। तुम्हें तो और एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे दिया मैंने, ये तो एक है। सोचो कितने थाउजेंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर मैनेजर हैं, तो क्या क्या करे जा रहे हैं। और अब ये भी नहीं कह सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम ऑनलाइन फाइलिंग को बंद कर देंगे, ऑनलाइन रिटर्न्स को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इधर कुआं इधर खाई, मतलब बीच में खड़ी है हमारी गवर्नमेंट। जिधर मर्जी कूदे, उधर ही मरना तो पड़ेगा ही। ये ऐसा स्कैम है, इतना तगड़े स्कैम्स में खेलते हैं लोग। मतलब बहुत कैश फ्लो तो मतलब एकदम बियॉन्ड द लेवल जाके कहानियों को लपेट लगते हैं ये। उसके बावजूद भी कैश फ्लो ने जितना सोचा उससे मतलब 10 गुना। मतलब कैश फ्लो से भी एक नई चीज आनी चाहिए, AS3 भी क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, जो इस पैटर्न को समझ पाए कि ये कर क्या रहे हैं। पर वो समझना भी इतना आसान नहीं है। आ जाओ। अब पता लग गया शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। और उसी डिविडेंड में हमें क्या पे करना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये रूल है। जब तक डिविडेंड नहीं आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप गवर्नमेंट को उसका क्या नहीं पे करोगे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मैंने क्रिश तुझे 10,000 का डिविडेंड दिया तो तेरा टैक्स, तुझे लिए तो टैक्स फ्री है वो डिविडेंड, पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा किसको, सरकार। इसको बोलते हैं CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। दूसरा नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, टैक्स में पढ़ोगे जी। ये तो बच्चों बियॉन्ड द लेवल दिमाग लगाने लग गए अब। कहना कोई कोई कुछ बना के बैठा है, कोई कुछ बना के बैठा है। दिमाग सबका तेज दौड़ रहा है। क्लियर है, आया समृति जी समझ। आ जाओ अब कैश फ्लो बनाते हैं। डायरेक्ट मेथड कराएं या अभी सीधा इनडायरेक्ट मेथड कराएं पहले। चलो इनडायरेक्ट से शुरू करते हैं, या डायरेक्ट करा दें एक बार। वैसे सिलेबस में नहीं है अब डायरेक्ट। ये देख, कंजूस आदमी दिल के। और अगर हुआ, चलो करा देता हूँ डायरेक्ट। पता है समझ आ जाएगा। लिखो डायरेक्ट मेथड। ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट से आते हैं जो तुमने +2 में पढ़ा था। बट भाई कुछ नहीं पता। वैसे बेस्ट मेथड हुआ करता था डायरेक्ट, क्योंकि ये सही तरीके से कैश सेल को पकड़ता था। अब ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। कहता है जितना कैश आया ऑपरेटिंग का, ऑपरेटिंग में कैश कौन कौन सा आ सकता है, कैश का माल बेचने से आ सकता है कैश सेल, या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स उससे आ सकता है। ओपनिंग क्लोजिंग डेटर नहीं लेने। जितना कैश आया इस साल, और जितना पेड किया, और जितना BR से पैसा आया, और जितना BP को पे किया, कहता वो कैश है सीधा। वो क्या है, कैश है। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश है कहता। बट इस मेथड का एक लूप होल है, थोड़ा डीप पे सोचो, थोड़ा डीप पे सोचना। 2 मिनट 2 मिनट मेरी तरफ देखो। मेरे को कैश कह दिया गया, डेटर कह दिया गया, कह दिया पैसा आया। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस में 2 लाख का डेटर कैश था, 10 लाख रुपए डेटर से आए, जबकि माल मैंने 15 का बेचा। और पेमेंट मैंने करी 12 की, खरीदा मैंने 13 का था। तो अब अल्टीमेटली मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या दिखाएगी, कैश सेल हुई 5 लाख की, डेटर से आए मेरे 10 लाख, तो 15 हो गए, जबकि 5 लाख और लेने हैं। पर वो तो दिखा नहीं सकता ना। और पेमेंट मैंने करी 12 की, जबकि मैंने क्रेडिटर का रोका कितना, 1 लाख। डेटर से रुका मेरा कितना है, 5। और क्रेडिटर का मैंने रोका कितना है, 1। बट मेरी ऑपरेटिंग मेरे को कितने का दिखाएगी, प्रॉफिट सिर्फ 2 का ही ना। तो इस मेथड का ये लूप होल है। मतलब ये क्या दिखाता है, जो डेटर में फंसा पैसा, और जो क्रेडिटर की तरफ मैंने फंसाया, उसको बैलेंस नहीं कर रहा। उसको क्या नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं कर रहा। मतलब जो डेटर की तरफ फंस गया, वो कहता भूल जाओ। जो क्रेडिटर की तरफ फंस गया, वो भी क्या कर दो, भूल जाओ। जो BR की तरफ फंस गया, कहता फिर भूल जाओ, तो फिर पता तो नहीं लगेगा ना। मतलब ऑपरेटिंग प्लस में है या माइनस में, इस मेथड का ये लूप होल है।
इस मेथड का ये क्या है, लोपल। बट प्रॉफिट एंड लॉस से वो प्रॉफिट से चलते हैं हम। वो किससे चलते हैं, प्रॉफिट से। पर उसमें मार किस चीज की लगती है, मैंने बताया है तुम्हें, एक्स्ट्रा खर्चे लगा लगा के प्रॉफिट को कम करते रहते हैं। हम्म। समझ रहे हो। चले आगे। आया समझ में थोड़ा थोड़ा, गया कैश फ्लो का मतलब समझ में। माइंड मेकअप हुआ, मतलब रट्टा नहीं लगाना, माइंड मेकअप करना। लिख लिया ये? और अगर कोई टैक्स पे करते हो तो वो भी क्या कर दोगे, माइनस। मतलब ये सिर्फ पेमेंट को लेके चलता है, और जितना आया बस ये देखता ही नहीं कि कितना रह गया कितना लेना है। मतलब ये तो कैश अकाउंट ही है एक तरफ से। क्या है ये, बिल्स पेबल भी आएंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर मतलब जो भी मर्जी लिख सकते हो, मतलब सारे खर्चे। मतलब ये प्लस माइनस नहीं जोड़ता कि कहाँ कौन फंसा, वो प्लस माइनस जोड़ के चलता है कौन कहाँ फंसा हुआ है। दोनों ही बातें है ना, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि उसका सोच अपनी है, इसकी सोच अपनी है। अगर मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी पता होना चाहिए ना बात, कि डेटर में पैसा फंसा हुआ है। हाँ। आ रही है बात समझ में। चलें आगे। नहीं ज्यादातर मतलब इनडायरेक्ट, वैसे तो एक्चुअल में तो देखो डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर, वो क्या एनालाइज करना चाहता है। अगर वो एनालाइज कुछ और तरीके से करना चाहता है, कोशिश तो वो करता है अपनी तरफ से। बट तुम्हें सोच सकते हो कि वो भी अगर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और साथ में उनका तो आधों का तो बैंक का पेपर क्लियर हुआ होता है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं होता। उनको इतने फाइनेंशियल्स कितने बारे में नॉलेज नहीं होती। और सीए के पास रिपोर्ट जाती है, सीए क्या कर देते हैं, तुम्हें पता ही है, पहले से सेटिंग हुई होती है, साइन मार्केट, चल मेरे भाई तो चल मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, तू पंजाब नेशनल बैंक के पैनल पे है, तू सीए है वहां का, तो जितने भी पंजाब नेशनल बैंक के लॉन्स आएंगे वो तेरे पास आने हैं। और क्लाइंट को भी पता है कि तू पंजाब नेशनल बैंक के क्या है, पैनल पे है। तो क्लाइंट सबसे पहले मैनेजर के साथ सेटिंग करेगा या तेरे साथ करेगा, सीए के साथ। तू आधा परसेंट लेके 10 करोड़ का लॉन है, चल मेरे भाई, बस। वो ऐसी तैसी तो होनी गवर्नमेंट की है। और अपने बचाव का खाता तू पहले लेके चलता है। असली मेन बिजनेस तो यही है सीओ का। जितने पुराने, जितने भी सीए पुराने बैठे हैं वो यही बिजनेस कर रहे हैं मेन तो। इनकम टैक्स और बैंक्स, बैंक साथ में अटैच है, पैनल पे वही है। और पता उन्हें होता ही है शहर के इस बैंक का मैनेजर सीए कौन है, इस बैंक का मैनेजर सीए कौन है। कितना को बड़ा शहर होता है, मान लो तुम्हारी सिटी है कुरुक्षेत्र या करनाल हो या कहीं दिल्ली हो, तब भी पता होगा किसके इस अशोक नगर का कौन सा है, पटेल नगर का कौन सा है, इसका पैनल पे कौन सा होता है। बिजनेसमैन वहीं तो फिरते हैं सारा दिन गलियों में, और करते क्या है। चले आगे। बढ़िया है कि बिजनेसमैन थोड़े लेवल तक होते थे, छोटे लेवल तक। कंपनीज तो बड़े लेवल पे ऐसी तैसी करने लगी हुई है, तो 5-5 700 करोड़ की कर जाती हैं। जब तक होश आएगी गवर्नमेंट को तब तक तो काम ही हो जाएगा। और फिर बिजनेसमैन में एक और भी होता था, उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई होती थी। तो चलो एक प्लस पॉइंट होता था कि प्रॉपर्टी बिक के तो पैसे कवर। ये आवाज किस चीज की आ रही है नहीं, पता नहीं, कोई मशीन से चल रही है। वॉशिंग मशीन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वॉशिंग मशीन से इतनी आवाज लेंटर थमक जाए, हो जाता है। ड्रिल चल रही है या लेंटर तोड़ने की मशीन, लाइक दैट। अरे वो तो वैसे भी इधर नहीं है, इसके ऊपर तो हॉल ही है।
ये तो सिंपल ही है, सेल्स करोगे तो प्लस, परचेज करोगे तो माइनस, चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो चाहे इन्वेस्टमेंट। अब देखो दोनों चीजें अलग अलग करी है हमने, करी है ना। मैंने क्या कहा था, बाइफिकेशन होगी यहाँ पर। आपने किसी और बिजनेस में लगाया तो वो भी दिखेगा अगम, और अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स लगाइए तो वो अलग दिखानी है। ये नहीं कि अपने बिजनेस की जगह दूसरे की फिक्स्ड एसेट्स लिए उसको लिख दो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा। याद रखना इस बात को। बहुत बड़ा रोल है ये चीज, क्योंकि 90% बिजनेसमैन यही कमा के खा रहे हैं आजकल। चलें आगे, चलें। बोलो बच्चे। अब एक क्वेश्चन करें, पहले क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल वाला डायरेक्ट मेथड का, ताकि समझ आएगा थोड़ा सा। ये भी लिख लो साथ में। ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जोड़ लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। और ये कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं लिख लो। एक तो कैश इन हैंड और एक कैश एंड बैंक, और साथ में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पता है ना। इसको भी क्या कहा जाता है, कैश इक्विवेलेंट। जो इजिली, जैसे शेयर्स है वो कैश ही होते हैं, वो क्या है, कैश ही। मार्केटेबल सिक्योरिटी ना, विद इन सेकंड बेच सकते हो आप, शेयर्स होगी। एफडी को भी वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता बेसिकली, वो भी क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है। आज की डेट में ऑनलाइन जब मर्जी रिन्यू कर लो, और जब मर्जी क्या कर लो, माधव, भेज दो। ज्यादातर बिजनेसमैन फ्लेक्सी अकाउंट ले लेते हैं, जितना पैसा पड़ा उसी के ऊपर इंटरेस्ट आता रहता है अपने आप। वो एफडी भी बनी रहती है, और निकालते रहोगे तो निकल भी जाएगा। वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ही चलती है। बहुत चल रहा है आजकल फ्लेक्सी अकाउंट। आईसीआई का पीडीएफ खोलो। हाँ, पता लग जाएगा, क्वेश्चन सेम है। डायरेक्ट मेथड है भी, उड़ा दिया। क्योंकि काफी टाइम से उड़ने की तैयारी हो रही थी इसकी। 3 मॉड्यूल हैं, देख कौन से मॉड्यूल में मिलेगा। हाँ 3 है अकाउंट्स। आज कम से कम शक्ल तो देखेंगे पीडीएफ की। मिल गया। दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 2, टू बैलेंस बीडी 1 लाख। यही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ। हाँ, तो यही वाला ही होगा ना। ये देखो, यही है। मिला। तुमने कैश फ्लो कौन से वाला खोला है। ये वाला है। फिर ये वाला होगा।
चेक कर लो क्वेश्चन ठीक भी है कि गलत है। हाँ एएस है वो। दो है ना इसके पार्ट। थर्ड मॉड्यूल मिल गया अब तुम्हें, ये सेम क्वेश्चन है सेकंड। हम्म। चेंज है। आगे पीछे होगा। कोई बात नहीं, चलो ये करो। आगे पीछे होगा, करो ये क्वेश्चन। करो जी, बनाओ अपने आप, बिना देखे बनाना। क्या दिया हुआ है देखो। कैश अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब ध्यान से देख रहे आशीष, इधर देख, मेरी तरफ देखो, माधव मेरी तरफ देखो। क्या, अगम मेरी तरफ देखो। ये क्वेश्चन सामने दिया हुआ तुम्हारे। अब तो विजिबिलिटी और बढ़ गई, ऊपर से बढ़ेगा। बैलेंस बीडी, कैश सेल, कैश परचेस, ट्रेड पेबल्स, ये सारी दी हुई है। अब देखो कैश सेल किस में जाएगा? ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल किस में जाएगा? ऑपरेटिंग। ट्रेड कमीशन किस में जाएगी? ऑपरेटिंग में, क्योंकि कमीशन का काम है ना मेरा, ट्रेड है, ट्रेड का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फाइनेंसिंग। कैश परचेज, ऑपरेटिंग। ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट रीपेमेंट, ये सब छोड़ दो। करो स्टार्ट। बनाओ। बस छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट फास्ट। तभी कह रहा हूँ डायरेक्ट मेथड गया नहीं तुम्हारे पास से, कहीं सोचो गया। मैं सोच रहा था ऐसे इतनी जल्दी लेके नहीं जाएगा इसको, टिका के रखेगा कुछ साल तो। बाकी सीबीएसई ने उड़ा दिया हुआ है, उड़ा दिया ना तुम्हारे पास से। क्या है? वो तो ना भी उड़ता हो तो भी उड़ा देते हैं। सही में सीबीएसई का हाल तो यही है। अगम समझ आया। पूछते रहना। इंटर में एक चीज है ना, पूछोगे ना अगला चीज नहीं समझ आने वाली। इंटर सोचने का काम ज्यादा है, करने का काम कम है। फाउंडेशन में करने का काम ज्यादा था, सोचने का कम था। थोड़ा सा बियॉन्ड द लेवल सोचना होगा। जहां लोगों का दिमाग खत्म होता है, तुम्हारा दिमाग। ठीक है आशीष जी, तेरे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। अब तू सोच, कैश फ्लो का माइंड में थोड़ा सा दोहराना शुरू कर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्यों प्लस करता हूं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, 10 लाख की चीज 8 में बेची। अब 8 में बिकी तो 8 तो आए ना। तो जो 8 आए वो इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे ना। तो वैसे तो कुछ नहीं गया। तो जो 2 लाख रुपए का लॉस मैंने दिखा के प्रॉफिट कम कर दिया, तो कैश तो नहीं गया ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया और कैश वहीं खड़ा है, तो अब प्रॉफिट को इस कैश से मिलाना है अगम। इस प्रॉफिट को किससे मिलाना है? कैश से। ये दो कम कर चुका हूं तो ये दोबारा से क्या कर दूं? प्लस। तभी वो कैश से मिलेगा। ऐसे ही समझा करो, रिकंसिलेशन है ये। क्या है सिर्फ ये? रिकंसिलेशन। बस माधव ये बात याद रखनी है कि कैश फ्लो सिर्फ क्या है? जो प्रॉफिट अगर माइनस हो चुका है तो दोबारा क्या कर ले? प्लस, अगर कैश में कुछ नहीं हुआ। जो प्रॉफिट अगर प्लस हो चुका है, तो अगर कैश में कुछ नहीं हुआ तो क्या कर ले? माइनस। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट बढ़ गया। कैश में तो कुछ नहीं हुआ, 10 की चीज 11 में बिकी है, तो 11 में बिकी है तो 11 तो कैश आया ना, तो कैश में गया ना। वो उसमें प्रॉफिट में तो कुछ हुआ नहीं है। 2 लाख रुपए आपने 1 लाख रुपए बढ़ा रखा है, तो उसको क्या कर लो? माइनस। अब बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरी बात? इन्वेस्टिंग में पूरा 11 लिखेंगे, क्लियर हुआ? हाँ भाई। क्या नाम है, ईशा? मतलब लॉजिक समझ के चलना, इट्स ए रिकंसिलेशन, नथिंग एल्स। कुछ नहीं दिमाग पे जोर डालना, मैंने जो आज वर्ड बोला है ना, ये रिकंसिलेशन है। हिमांशु अरोड़ा पूरे क्वेश्चन से आज पूरी बुक उड़ा देना, तब भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। सिर्फ ये बात मान लेना क्या है, ये एक रिकंसिलेशन है बस। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने 3 4 दिन क्वेश्चन कराने हैं, कहीं सोचो कि आज ही सर ने चैप्टर खत्म कर दिया। चैप्टर खत्म नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब समझा दिया मैंने। मेरी फर्स्ट क्लास पे ये होता है, मुझे समझाना होता है। एक बार तुम्हारे दिमाग में चला जाए तो तुम गाड़ी दौड़ पड़ती है, नहीं तो गाड़ी फिर अटकी रहेगी। फॉर्मेट कभी किसी चीज की गाड़ी को निकाल नहीं सकता। चले। आ गया होगा आंसर सबका। इसमें तो कुछ है ही नहीं। निकला? 382। 17,000 माइनस के। आ रहे हैं 17 माइनस के। देख देख के ही लिखे जा रहा है बेवकूफ माधव। मार ले टोटल।
मैंने तो इन्वेस्टिंग कही नहीं। अच्छा, चलें। अगम जी 17,000 आ गया। बिल्कुल सिंपल था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारी बुक का ही है। बता दे भाई हिमांशु, कौन सी बुक का है? फोर्थ है कि फिफ्थ है? फिफ्थ होगा ये। फोर्थ ही है। करो, करो करो। अपने आप करो, मैं नहीं करा रहा। तुम्हें मिल गया? फोर्थ है। करो, खत्म करो आज इस चैप्टर को। कोई एक महीने का चैप्टर नहीं है ये। कल क्लास है ना, याद रखना 12:30 बजे। जो आज मैंने पादुका भेजी है ना, जो आपके पास बुक के, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं बेड़ देना, 5 7 10। डायरेक्ट मेथड वाले, इनडायरेक्ट नहीं बताता आज, सिर्फ इनडायरेक्ट समझा देता हूँ। समझा तो वैसे मैंने दिया पूरा इनडायरेक्ट, फिर भी चलो अपनी तरफ से एक बार तसल्ली हो जाएगी लिखवा के। चलें। हुआ सबका? मैं बताऊं? लो, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, बताओ भाई। 2783, 27, और कुछ है नहीं। अब इशू ऑफ शेयर आएगा नहीं, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा नहीं। अब देखो, पेमेंट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पेमेंट टू ओवरहेड्स, और इसके साथ साथ पेमेंट टू सप्लायर्स इसी में, और इसके साथ साथ वेजेस इसी में, टैक्सेशन इसी में, डिविडेंड नहीं आएगा। बस बात खत्म। देखो क्या आ रहा है आंसर। पूरा निकालना है? पूरा निकालना है तो पूरा निकाल सकते हो, निकाल लो दो और। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी निकाल लो, निकालो। पूरा ही कर दो, करो।
निकालो, निकाल माधव, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी निकाल दिया, और फिर कैश ओपनिंग जोड़ के क्लोजिंग आ जाना चाहिए। ओपनिंग कैश कितना था 35, और क्लोजिंग कितना आना चाहिए 212। निकालो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी। आसान लगा चैप्टर, कुछ भी नहीं है। लॉजिक क्लियर, और पक्का 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 कैश फ्लो क्वेश्चन आता ही आता है। 7 मार्क्स फिक्स, आना ही आना है, आज तक तो छूटा नहीं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, समझ लो, अगर ये समझ आ गया तो 7 मार्क्स हो गए। आएगा ही आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि इट्स अ रिकंसिलेशन, बोल रहा हूं मैं बार बार। चले, बताइए यहां तक कोई डाउट? हाँ भाई, आगे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। मेसर्स एम एन टी लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना पहले। कंपनी सोल्ड गुड्स कैश ओनली, तो मतलब माल किस पे बेचती है, डेटर सही नहीं, मतलब कैश सेल ही है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर है नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30%, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो सेल निकल सकती है। निकालो 328, 382, 500 डिवाइडेड बाय 30% इंटू 100। बताइए, तो इसी को रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर मान लो, जब उधारी है ही नहीं, तो सारी की सारी क्या है, कैश सेल। लिखो सबसे पहले कैश सेल। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगम समझ में आई यहां तक? कैश सेल निपटाओ पहले, आगे फिर चलेंगे। अभी समझाऊंगा क्या है रोलाइज क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन चेप रखा है सामने। इसमें कुछ नई चीज है, पिछले दो क्वेश्चन से अलग है, हट के। मिल गया? अब इधर देखना ईशा मेरी तरफ, सेकंड पॉइंट पढ़ियो सिर्फ, थर्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री लेसर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री 35 से, मेरी तरफ सोच। ओपनिंग इन्वेंट्री कम है किसने से, क्लोजिंग इन्वेंट्री से, कितनी, 35, मतलब क्लोजिंग में 35,000 बढ़े हैं। इसका मतलब जितना मैंने माल खरीदा है उसका 30% अगर प्रॉफिट है तो बाकी मैंने परचेस किया है, पर 35,000 का ज्यादा खरीदा है, तभी तो वो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है। समझ आई लॉजिक? लॉजिक दिमाग में गया कि नहीं गया? मैंने इसलिए कहा मेरी तरफ देखो। स्मृति मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? अगर मैं 10 लाख का माल बेच रहा हूं, उसमें 30% प्रॉफिट है, तो माल कितने का खरीद रहा हूँ, 7 का। और 7 का खरीद रहा हूँ और 35 का स्टॉक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैंने 7 35 की पेमेंट करी होगी। अगर उधारी नहीं है, अगर उधारी है तो उधारी बाद में देखते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हो गया लॉजिक? इसलिए ये क्वेश्चन नया था, इसलिए बता रहा हूं अपने हाथों से। अब देखो कितने की है, 35, कितने का है, 35। अब कुछ कह रखा है वो निकाल लेंगे इससे हम, ये एक हिंट मार्क कर लो कि इससे हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऊपर में लिख लो क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस लिखना है। क्या देखना है इसके ऊपर, सीओजीएस। देखते हैं ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर ना फंसाओ, तो कुछ और ना हो। अभी रुक के चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया इसने हिंट क्यों दिया ये? उसके बाद वेजेस कितने के पेड करें, जाने दो, सीधा सीधा लिख दो, तुम भी लिख दो, मैं भी लिख देता हूँ, कुछ नहीं है, 492,500। आया समझ में क्या लॉजिक है? ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000, ये भी लिख दो। डिविडेंड मत लिखो। बैंक लोन में इंटरेस्ट है, मत लिखो, फाइनेंसिंग में लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड किस में लिखते हैं, फाइनेंसिंग में। याद है ना, इंटरेस्ट पेड किस में लिखते हैं, क्योंकि फाइनेंस का ही खर्चा है। ऑपरेशन वालों की वजह से तो होता नहीं, किसी ने कहीं नहीं कर्जा देना तो उसने इंटरेस्ट नहीं देना। जिसने कर्जा देना है तो वो फाइनेंस के पीछे देना है, उसने कर्जा पकड़ रखा है तो कर्जा देने का इंटरेस्ट भी किस पे देगा, फाइनेंसिंग में। अब आ रहा है हिमांशु समझ में? अब ट्रेड पेबल्स पे आ जा, कितने के हैं, 25,000 के। अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स पेड कितने के हैं? अब अगर हमारे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मेथड ही दे रखा है, मैंने कहा था कितने बड़े कितने घटे, जब रोल ही खत्म हो जाता है सिर्फ पेमेंट देखनी है, और निकाल के ही दे दी। अगर ना दे रखी होती तो फिर तो सोचते माधव। पर जब साफ साफ कृष कह दिया कि इतने का ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करिए, तो मुझे क्या लेना कि ट्रेड पेबल्स को कितने ओपनिंग थे कितने क्लोजिंग थे, मुझे कोई अकाउंट बनाने की कोई जरूरत
नहीं है तो सीधा लिख लूंगा। अब बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरे मेथड में होता है, इसीलिए मैं होल्ड ऑन पे ले गया ना इस पॉइंट को। पर ये समझा दिया ना मैंने, सीओजीएस का रोल आएगा। किसका रोल आएगा? क्वेश्चन आने दो, वो भी बता के जाऊंगा। आगे बात समझ में? हाँ जी ईशा जी। अब टैक्स कितने का पेड कर रहा हूँ? 45 का। पर प्रोविजन कितने का बना रहा हूँ? 65 का। तो अब कितना आएगा? आप बताओ भी। अच्छा, पेड कितने की है? 45। प्रोविजन 65 का बनाया। सॉरी, पेड 45 65 की है, प्रोविजन 45 का, तो पेड ही लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पेड। लिख दो, ऑपरेटिंग निकाल लो। फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग निकालते हैं। देखो सबका आ रहा है 182,500। आसान लग रहा है? चले? यहां तक कोई डाउट? चले बच्चों। अब अब क्रिश, अब इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। इन्वेस्टिंग में सबसे पहले क्या देखेगा? इन्वेस्टमेंट 7 लाख वाली 20,000 के प्रॉफिट में बेची, तो इन्वेस्टमेंट से कितने आए? 720। तो लिख ले 720, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आ रहा है अगम समझ में? पक्का? डाउट तो नहीं अगम को? भाई जो चुप रहते हैं प्लीज बोलना है। मुझे डर यही रहता है, जो चुप रहते हैं वो खतरनाक बन जाते हैं मेरे लिए। नहीं पूछेंगे तो समझ नहीं आएगा ना। हाँ भी अनिकेत। अब मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 2.5 लाख की। तो वो तो सेल करी थी तो प्लस हुआ था, परचेज करी है तो क्या करूंगा? माइनस कर दो। बस इसमें और कुछ है नहीं। बैंक लोन अगले में है, डिविडेंड पेड अगले में है। ठीक है। आप दोनों चीजें कर सकते हो, बैंक लोन को इंटरेस्ट अलग भी करके लिख सकते हो, मैंने इकट्ठा ही लिख लिया, तुम्हारी मर्जी। कितने का था बैंक लोन? 2,15,000 का, इंक्लूडेड इंटरेस्ट कितने का? 15। तो अलग अलग करना, अलग अलग कर लो। इकट्ठा जाने देना इकट्ठा। और डिविडेंड पेड कितने का किया है? 30 का। तो ये दोनों लिख लो, बस हो गया क्वेश्चन। तीनों को प्लस माइनस करके ओपनिंग जोड़ लो, ये देखो ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। बस क्वेश्चन कुछ भी और नहीं। इजी है। सच में 7 नंबर फ्री 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 के हैं, फ्री फ्री फ्री। बट लॉजिक समझ जाना अभी से, क्योंकि फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट इसके बाद कराऊंगा, उस पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। और फिर जब ब्रांच कराऊंगा सब में जरूरत पड़ेगी। लॉजिक का मतलब एक ही है, कैश और प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल है। कुछ भी नहीं है इसमें तो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर, कैश पेड टू द सप्लायर। जितना पेमेंट करिए, डेप्रिसिएशन तो पे ही नहीं किया ना। ये पुट्ठा दिमाग का आदमी है, कहता है जितना पे किया वो तो लिखो, बस बात खत्म। मुझे क्या लेना तुम्हारे कहाँ पैसे फंसे हो? मैं कौन सा तुम्हें रिश्तेदार हूँ तुम्हारा? तुम मेरे को क्यों बताते फिर रहे हो? बस। पर इनडायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये वो भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। पूरा एक्सप्लेन तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई इसको पढ़ना, जब तक खुद से पढ़ना नहीं चाहेगा। उसको समझ में आती है कैश फ्लो क्या है। असली कहानी तो कैश फ्लो पे ही घूम रही है सारी वर्ल्ड की। आपके सामने है ना। कोई भी वर्ल्ड वॉर हो रही है, किसके पीछे हो रही है ये? पैसे के पीछे ही हो रही है, और क्या हो रहा है? सब पैसे के पीछे मर रहे हैं। ट्रम्प कहता है मेरी दादागिरी चले, चाइना वाला कहता है मेरी चले, मोदी जी कहते हैं थोड़ी बहुती मेरी भी चले। सारे कम नहीं है। आ जाओ ये पढ़ो। अब ये पढ़ना। ये भी इनडायरेक्ट ही है अभी। सॉरी डायरेक्ट ही है। बनाओ अपने आप, मैं नहीं कराऊंगा। एक सेकंड दो बस मुझे। हाँ ये अपने आप बनाओ बस। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए आज के लिए।
करो दिमाग लगाओ। इसमें डेटर वेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो सेल्स दे रखी है, जिसमें से कैश 60% है, तो अलग अलग बाइफरकेट करनी पड़ेंगी। कैश तो कैश आ ही जाएगा, बट 40% जब आएंगी तो उसके साथ ओपनिंग डेटर प्लस करके क्लोजिंग डेटर माइनस करने होंगे। तो इसलिए डेटर अकाउंट बना लेना, तभी पता लगेगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता था ना। याद आया? ईशा जी, जब क्रेडिट सेल निकाल लेंगे, बट सारी क्रेडिट सेल तो आई नहीं होगी, तो ओपनिंग डेटर प्लस करोगे, क्लोजिंग डेटर माइनस। मैं कराऊं?
हो गया ईशा? वेरी गुड। कितना है आंसर? आज डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सारे कर देना, डायरेक्ट कल कराएंगे। कराऊं मैं? बोलो बच्चों, शुरू करूं? लो चलो देख लो, फिर 5 मिनट है, फिर कोई ना कोई और भी आ जाता है। देखो, सेल्स है 135 करोड़, जिसमें 60% कैश सेल है। तो 60% 135 का कर लो पहले, तो कितना आता है? कितना आता है? 80। सबसे पहले तो कैश सेल लिख दो, कितनी आती है? 80। यहाँ 81 लिखी है, बताऊंगा अभी क्यों है। ठीक है, 81 ही आ रही है, ठीक है। चलो, मैंने कहा बाद में देखते हैं कोई पॉइंट हो तो बीच में, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कितनी आ गई? 81। अब आ जाओ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब देखो, 135 माइनस 81 कितने बच गए? बोलिए। 454। दिख रहा है सबको? ओपनिंग डेटर कितने के हैं? 45। क्लोजिंग कितने के हैं? 50 के। तो डेटर अकाउंट बना लेते हैं, सीधा सीधा डेटर अकाउंट बनाओ, जो हम किस में करते थे बच्चों? इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग में, याद आया ना? अब ओपनिंग यहां लिख लिए, क्लोजिंग यहाँ, 54 यहां लिख लिए, रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर निकल आया। सीधा फंडा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेटर अकाउंट बनाओ ताकि ज्यादा अच्छा लगेगा। आ जाओ, डेटर अकाउंट में कितने चले गए अब? 49। और तो कुछ नहीं है, मुद्दा खत्म। अब आता है पेमेंट। अब पेमेंट करने के लिए देखो, परचेजेस कितने किए हैं? 55, जिसमें से 80% क्या है? क्रेडिट। तो इसका मतलब ये कितनी हुई? 11। यहां तक तो क्लियर। अब ऐसे ही क्रेडिटर अकाउंट बना लो, सोचने की जरूरत नहीं। ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, 80% क्रेडिट सेल आ गई, बाकी बचा हुआ कितना आ गया? पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ गया। मुद्दा खत्म। 42 निकल गया सबका। अब आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन कितने का है? 18 करोड़ का। सैलरीज कितने की पेड कर रहे हो? 22 करोड़ की। 22 और 18, 40। जाने दो सीधा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब द कंपनी रिडीम्ड कितने के डिवेंचर्स? 20 करोड़, 10% प्रीमियम, जिसमें से इशूड कितने कर रही है? 15 करोड़ के, और एंड बैलेंस वर पेड इन द कैश। एंड डिवेंचर्स इंटरेस्ट कितने का है? आप या तो इसे बाइफरकेट के लिख लो, या अलग इकट्ठा लिख लो। अलग अलग लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो, साथ ही आपने क्या बना लेना? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब मैंने तो सीधा कितने लिख दिए हैं? 7 करोड़। तुम क्या कर सकते हो? 22 एक, 20 प्लस प्रीमियम जो भी लिया है, माइनस जो नया आया है, उसको क्या कर दोगे? माइनस। तुम्हारी मर्जी है, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, वैसे करना है तो वैसे करना, जैसे तुम्हारे को ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। बात तो एक ही, डिवेंचर्स तो रहे, क्योंकि डिवेंचर रिडीम किया और डिवेंचर इशू कर दिया, तो माइनस करके भी लिख सकते हो, इकट्ठे भी लिख सकते हो। यहां तक हिमांशु समझ आ रहा है? 7 करोड़। हाँ भाई। अनिकेत, क्रिश, आ जाओ। अब इसके बाद आओ, डिविडेंड कितने का पेड किया? 11.7 करोड़। डिविडेंड कहाँ जाएगा? ऑब्वियस है, फाइनेंसिंग में। यहां तक क्लियर? डिवेंचर का इंटरेस्ट तो अलग से ही लिखना है, तो कितना आएगा?
1.5 करोड़, यहां तक खत्म। अब आ जाओ। अब एक इन्वेस्टमेंट बेची खरीदी है, उसका रफड़ा है। 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट पे बेची है कितने के? तो इसका 14.4 करोड़ आया। 14.4 करोड़ आया, तो 14.4 करोड़ को कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट में, पूरा का पूरा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके साथ साथ अब एक और रफड़ा है। 8 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया, तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा। तो कहाँ लिख दिया? ऑपरेटिंग में। अब एक चीज और देखो, प्लांट था 21 करोड़ रुपए का, जिसको ओल्ड प्लांट के बदले में आपने क्या करा लिया? एक्सचेंज करा लिया। जबकि ओल्ड प्लांट की वैल्यू थी बुक वैल्यू 12 करोड़, और जबकि उसके बदले में ओल्ड प्लांट की वैल्यू लगी कितनी? 10। तो दे कितना रहा हूं? 11 ना। तो सीधा 11 लिख लेता हूँ। सीधे कितने लिख लेता हूँ? 11। बात ही खत्म। तो यहाँ कितने लिख दिए? 11। बस अब इनका प्लस माइनस करो, बात खत्म। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक मतलब समझ में आया? अब कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। देवियों और देवताओं, पक्का? अच्छे ढंग से? कोई 1% डाउट हो तो बताओ। आज का लेक्चर क्लियर? ऐसे ही लेक्चर चलता जाएगा, बस तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं। 90 लेक्चर हो भी जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, चैप्टर पूरे हो जाएंगे, टेस्ट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एडवांस अकाउंट्स की टेंशन तो लेने की जरूरत तुम्हें है ही नहीं। ठीक है, कॉस्टिंग एफएम की भी चिंता नहीं करनी। ठीक।